हेलो एवरीवन, मैं हर्षित वापस से आप सबका स्वागत करता हूं वर्चुअल शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने अपना जो सिलेबस था मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसको वन शॉट वीडियो के ज़रिए शुरू करने का और उसको लास्ट तक ख़त्म करने का एक बात हम लोगों ने की थी, चाहे वो क्लासेस में हो, ऑफलाइन क्लासेस में या कहीं भी। वहाँ पर हम लोगों ने ये कहा था कि यूनिट वाइज हम लोग सिलेबस को इकोनॉमिक्स के ख़त्म करेंगे इसी चैनल पर। जैसा कि आपका पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहला यूनिट जो नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात करता है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम की बात करता है, या सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है। जो यूनिट नंबर 2 है वो आपका मनी एंड बैंकिंग के बारे में है। यूनिट नंबर 3 जो आपका है वो आप उसमें थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम पढ़ते हैं आप, जिसमें हम लोग जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है, या फिर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट है, या एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड वाली बात है, वो सब चीज़ें वहाँ पढ़ते हैं। 3 यूनिट। 4th यूनिट हम पढ़ते हैं बजट का सेपरेटली, और 5th यूनिट में हम लास्ट पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इन 5 यूनिट्स में 5 वीडियोज़ के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को सॉल्व करें, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को पहले दूर करें। मैं एक चीज़ और बोल दूं कि मैं जो वीडियोस लेकर के आ रहा हूं, इन वीडियोस को बिना पेन पेपर के, बिना कॉपी के मत बैठिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1.5 घंटे में, 2 घंटे में वीडियोस को कंप्लीट करूं, और 2-2 घंटे के तरीके से करके 5 जो यूनिट्स हैं उनको मैं कंप्लीट कर लूं यहाँ पर। और आप खाली हाथ मत बैठे रहिएगा। पेन पेपर का यूज़ सिर्फ इतना सा है कि अगर पेन वेन चलता रहता है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बना रहता है, इसलिए पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, कॉपी लेकर के बैठिएगा, और साथ साथ उसको सॉल्व करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, कुछ चीज़ें लिखते चलिएगा जो आपको अच्छी लग रही हैं, जो आपको अलग दिख रही हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला वीडियो आज शुरू कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट वीक है हमारा, उस नेक्स्ट वीक तक, यानी कि आज से लेकर के नेक्स्ट 7 to 8 डेज में हम कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जो कंसेप्ट वाला पोर्शन है, जिसको हम वन शॉट में एक तरीके से रिवाइज कर सकें, उसको मैं पूरा कर लूं। और फिर इतने पे हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। इंडियन इकॉनमी भी हम साथ में उसके बाद करेंगे। नेक्स्ट 10 डेज का हम टाइम लेंगे, और उसमें जो इंडियन इकॉनमी का पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना कर लेने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है ना। ये 2 सब्जेक्ट, ये 2 पेपर्स जो हैं इकोनॉमिक्स के, इन 2 पेपर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लूँगा और उसके आंसर्स लिख करके उसको प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करूँगा आपके सामने, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आंसर्स लिखना कैसे है, ठीक है। क्योंकि हम बोर्ड्स में कितना भी अच्छा पढ़ लें, हमारी समझ कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन हमको वहाँ पर अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है कॉपी पे। इसलिए सिर्फ कंसेप्ट को समझ लेना, सिर्फ कंसेप्ट को याद कर लेना, इससे हमारा मार्क्स नहीं आता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी चैनल पर हम पूरी की पूरी वो चीज़ें कर लें जिससे कि हमारा मार्क्स भी आ सके, ठीक है। तो पहले जो नेक्स्ट 7 डेज 8 डेज हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके नेक्स्ट 8-9 डेज में इंडियन इकॉनमी, और फिर लास्ट में जो 10-15 डेज 20 डेज हम लोग लगातार, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 3 से 4 आंसर्स रोज़ लिखने की कोशिश करेंगे। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको देखिएगा, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। मैं उसमें सारे नोट्स भी आपको शेयर करूँगा, आप वहाँ से भी जो कंटेंट है वो आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। चलिए बाकी सारी बातें ख़त्म करते हैं और अपने काम की बात शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? नेशनल इनकम की बात करने वाले हैं। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम जो TR जैन, VK ओहरी, संदीप गर्ग, हम ऐसी कई सारी किताबें पढ़ते हैं, उसमें ये 3 चैप्टर्स में दिया हुआ है। एक चैप्टर जिसमें हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। इसके अलावा हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 है शायद। उसके बाद हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लाइन से शुरू करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम शुरुआत करते हैं तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट शुरू होता है गुड्स का, कि भैया
कौन सा वाला गुड जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, कौन सा नहीं इंक्लूड किया जाएगा, इनकी बात हम यहां पर करते हैं। तो जब भी हमसे गुड्स का कोई क्वेश्चन पूछे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि गुड्स के क्वेश्चन से हमें ही क्वेश्चन पूछना है कि भैया हु परचेजेस, यानी गुड्स का कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आया तो हम उससे उस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हु परचेजेस। हु परचेजेस का आंसर हमको दो ही मिल सकता है कि या तो कंज्यूमर परचेजेस या तो प्रोड्यूसर परचेजेस। जो चीजें कंज्यूमर परचेज करता है उसको हम कंज्यूमर गुड कहते हैं, और जो गुड्स प्रोड्यूसर परचेज करता है उसको हम प्रोड्यूसर गुड कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। जितने भी कंज्यूमर गुड होते हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर गुड फाइनल गुड्स होते हैं। सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब जिसमें हम और फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जिसका एंड यूज किया जा रहा है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि कंज्यूमर, अगर मैं किसी शॉप पर जा रहा हूं एज अ कंज्यूमर, मुझे कुरकुरे परचेज करना है, मुझे कोई चिप्स परचेज करना है, मुझे कोई भी कमोडिटी परचेज करना है, तो उसका एंड यूज मैं खुद ही करने वाला हूं। ये नहीं कि मैंने वहां से खरीदा और मैं एक कंज्यूमर हूं और वहां से खरीद के मैं वहीं दुकान लेकर बैठ जाऊं, नीचे बैठ गया, भैया नहीं मुझे और बेचना है, वो वहां पर इसकी बात नहीं की जा रही। कंज्यूमर की बात की जा रही है कि अगर कंज्यूमर कोई भी सामान परचेज करता है, कोई भी गुड परचेज करता है, तो वो कंजम्पशन पर्पस से यूज करता है, वो उसका फाइनल गुड होता है, ठीक है। तो ऑल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स। क्लियर हो गई बात। लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स खरीदता है वो दो तरह के हो सकते हैं। जैसा कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मैं कई तरह के गुड्स परचेज कर सकता हूं। जैसे एक हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से मैं कोई गुड परचेज कर लूं, जैसे कि मैंने ये डिजिटल बोर्ड जो है वो परचेज किया। ये डिजिटल बोर्ड मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से परचेज किया। ये इन्वेस्टमेंट का पर्पस किस तरह के गुड को रिप्रेजेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम गुड परचेज करते हैं उसी को हम कैपिटल गुड कहते हैं, उसी को हम कैपिटल गुड कहते हैं। यही हमारा एक कैपिटल गुड है। और सारे के सारे कैपिटल गुड भी क्या होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। यानी कि जितने भी कंज्यूमर गुड होंगे या जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रोड्यूसर परचेज करेगा कैपिटल गुड, वो सारे के सारे गुड फाइनल गुड होंगे। लेकिन प्रोड्यूसर सिर्फ कैपिटल गुड तो नहीं परचेज करता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो चीजें नहीं खरीदता है, वो कुछ रॉ मटेरियल्स भी परचेज करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं मान लूं कि ठीक है, डिजिटल बोर्ड का एग्जांपल छोड़ देते हैं, कोई मशीन का एग्जांपल लेते हैं। एक मशीन अगर कोई प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है तो उस मशीन को चलाए रखने के लिए वो रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहा है। तो मशीन जो उसने परचेज किया वो उसका कैपिटल गुड हो गया, और जो उस मशीन को चलाए रखने के लिए वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है उसको हम एक कौन सा गुड कहेंगे, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। अच्छा, रॉ मटेरियल सिर्फ नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं किसी दुकान से मैंने कोई सामान खरीदा और मैं वहीं बैठ गया कुछ उस सामान को दोबारा बेचने के लिए। तो यानी कि एक ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं कहीं से कोई सामान खरीदूं और इसको कहीं और बेच दूं। मैं ट्रेडर की तरीके से काम कर सकता हूं। रीसेल पर्पस के लिए भी कोई गुड इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं कुछ रीसेल के इस्तेमाल से, रीसेल के पर्पस से कोई काम कर रहा हूं एज अ ट्रेडर, तो उसको भी हम किस में लेते हैं, उसको भी हम इंटरमीडिएट गुड के ही कैटेगरी में लेते हैं। यानी अगर हमसे गुड्स का क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसा पूछेगा कि कौन सा इसमें से जो गुड है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा या कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जब हम फाइनल गुड की बात करते हैं तो सारे के सारे फाइनल गुड जो होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, उनको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, लेकिन इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड ना करने के पीछे रीजन ये है कि इसमें डबल काउंटिंग हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सीधे फाइनल गुड का इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड को ऐड करते हैं। अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी, तो एक बड़ा प्रसिद्ध एग्जांपल है फार्मर का, शुगर केन का, कि कोई फार्मर है, एक फार्मर है, और ये एक फार्मर से मान लेते हैं मेरा नाम हर्षित है, मैं गया फार्मर के पास और मैंने कहा फार्मर मुझे शुगर केन दे दो जो तुम प्रोड्यूस की हो। इसने मुझे शुगर केन दे दिया और बदले में मैंने इसे क्या कर दिया, चलिए कुछ 10 रुपए मैंने दे दिया। अब ये शुगर केन यूज करने का मेरे पास दो रास्ता है।
एक रास्ता यह है कि शुगर केन को मैं खुद ही कंज्यूम कर लूं, इसका एंड यूज मैं खुद ही कर लूं और इसे एक फाइनल गुड बना दूं, तब तो ठीक है, ये 10 रुपए ऐड हो गया फाइनल गुड के तरीके से नेशनल इनकम में। लेकिन एक रास्ता मेरे पास ये है कि मैं ये शुगर केन इससे परचेज करके ये शुगर केन शुगर मिल को बेच दूं, शुगर मिल को बेच दूं। शुगर मिल को जैसे ही मैं ये शुगर केन बेचूंगा, ये शुगर केन बेचूंगा, तो मैं 10 रुपए जो मैंने उस फार्मर को दिया था उससे कुछ अधिक में ही बेचूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि मैंने कुछ 12 रुपए में इसको बेच दिया। अब क्या ये जो 12 रुपए है इसमें 10 रुपए इंक्लूडेड है, डबल काउंटिंग हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर मैं 10 यहां ऐड करता, 10 यहां ऐड करता, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाती। तो फाइनल गुड में ही हम सीधे चीजों को ऐड कर लें ताकि इंटरमीडिएट जो डबल काउंटिंग को एराइज करता है उस प्रॉब्लम से हम बच सकें। तो डबल काउंटिंग को दूर करने के लिए हम फाइनल गुड को ही ऐड करते हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। बात समझ में आ गई? अब डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का तरीका क्या है? तो हम क्या करें? हम इंटरमीडिएट की बात ना करें। बात समझ में आ गई? हम इंटरमीडिएट की बात ना करें, हम बात करते हैं इसके बारे में बाद में थोड़ा, ठीक है? तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। गुड्स का क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है तो हम सीधे गुड्स से ही पूछ लेंगे कि भैया हु परचेजेस, ठीक है? हु परचेजेस का जवाब दो ही मिलेगा, या तो कंज्यूमर परचेजेस या तो प्रोड्यूसर परचेजेस। कंज्यूमर परचेजेस मतलब कंज्यूमर गुड। अब कंज्यूमर गुड है यानी कि वो फाइनल गुड है। सीधी सी बात कि अगर कहीं पर कोई स्टेटमेंट दे दिया कि कोई भी कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी परचेज बाय एन हाउस होल्ड, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? तो भैया जैसे ही हाउस होल्ड का नाम सुना समझ गए कंज्यूमर परचेज किया है, इसका मतलब कि वो कंज्यूमर परचेज किया हुआ गुड फाइनल गुड होगा और फाइनल गुड हमारा ऐड होता है नेशनल इनकम में। बात समझ? परचेज बाय अ फर्म कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं देखूंगा कि वो किस पर्पस के लिए परचेज किया हुआ है। क्या वो रॉ मटेरियल के तरीके से काम कर रहा है, वो एक ट्रेडर रीसेल के पर्पस से काम कर रहा है? अगर वो रॉ मटेरियल ट्रेडर के रीसेल के पर्पस से है तो उसको मैं इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में लिख दूंगा, और अगर वो एज एन इन्वेस्टमेंट यूज किया जा रहा है तो उसको मैं क्या करूंगा? उसको मैं फाइनल गुड की कैपिटल गुड के कैटेगरी से फाइनल गुड में लेके जाऊंगा, जो कि इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम गुड्स के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं तो हमको कॉन्सेप्ट मिलता है यहां पर इन्वेस्टमेंट का। जब हम इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते हैं तो यहां पर हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के से। यानी इन्वेस्टमेंट है क्या? चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो हम चेंज करते हैं स्टॉक ऑफ कैपिटल में उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक बात है। अब ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये दो तरह का होता है, एक जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कुछ हैवी कॉस्ट लगे, हम बड़ा पैसा हैवी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हैवी पैसा लगा रहे हैं, या हम कह लें जो लॉन्ग पीरियड तक सर्व करे, जो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्व करे। ये जो मैंने इन्वेस्ट किया है ये क्या है? इसमें मैंने एक ठीक ठाक पैसा लगाया और ये मुझे एक लंबे समय तक सर्व करने वाला है, तो इसको मैं कह लिया कि मेरा ठीक है एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। कोई मशीन परचेज कर लिया, वो कहेगा कि ये हैवी कॉस्ट का है, हैवी पैसा इसमें लग रहा है और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्व करने जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। किसी ने प्लांट परचेज कर लिया, लैंड परचेज कर लिया, उसे वो कह लेगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन केवल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट केवल मशीन परचेज कर लेने से हमारी प्रोडक्शन तो नहीं होगी, हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट साथ में रॉ मटेरियल परचेज करना ही पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल को जब हम परचेज करते हैं तो उस वाले इन्वेस्टमेंट को हम क्या कह रहे हैं? उसको वाले खर्च को हम क्या कह रहे हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख रहे हैं। इन्वेंट्री में हम और क्या रख सकते हैं? हमारे सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, या हम कह लेते हैं फिनिश्ड गुड्स। जैसे कि क्या होता है कि अकाउंटेंसी में और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस यही है, अकाउंटेंसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात करता है, मॉनेटरी टर्म में चीजों को देखता है, लेकिन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन आउटपुट के टर्म में चीजों को देखता है। अब जो चीज प्रोड्यूस हुई है, जो चीज आउटपुट के तरीके से प्रोड्यूस हुई है, वो बिक भी सकती है पूरी तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर में, और हो सकता है कि वो ना बिके 31 मार्च तक, नहीं बिकी लेकिन फिनिश्ड गुड है, फाइनल गुड है, बनी हुई है, तो उसको हम प्रोड्यूस तो हुआ है ना, तो इकोनॉमिक्स उसको ऐड करेगा। लेकिन वो किस में रख रहा है? उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख रहा है कि फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड या रॉ मटेरियल, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें इन्वेंट्री में रख दी जाएंगी। इन्हीं को हम लोग चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, जिसको हम आगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से निकालने वाले हैं कि 31 मार्च
क्लोजिंग तक, और ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को कितना स्टॉक में कैपिटल में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, उसी की बात हम यहां करते हैं, ठीक है ना। बेसिक टर्म में हमको बस अब इतना समझना है कि हम इन्वेंट्री की जब बात करते हैं तो यहां रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड सारे ही हैं। ये इन्वेंट्री क्या है, यही चेंज इन स्टॉक की बात कर रहा है यहां पर, यही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है ना। अब अगर हमसे कोई सिग्निफिकेंस पूछे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर हम मशीन्स ऐड करते जाते हैं, टेक्नोलॉजी ऐड करते जाते हैं, तो हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो इससे क्या होगा, इससे और प्रोडक्शन करने के लिए हमको इंसेंटिव मिलेगा और हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और आउटपुट होगा, बात समझ में आ गई, और इससे हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा, ठीक बात है। क्या सिग्निफिकेंस है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का यह सिग्निफिकेंस है कि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मशीन ला करके हम क्या कर लेंगे, तो अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए इन्वेंट्री का होना जरूरी है। अगर रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन तो ठप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उस अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस, ये होगा, ये होना जरूरी है ताकि फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या हो, कुछ ना कुछ रिजल्ट देता रहे हमको। क्लियर हो गई बात। अब इसमें कुछ टर्म्स और इन्वेस्टमेंट में यूज किए जाते हैं, जैसे एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टर्म यूज करते हैं तो ग्रॉस का मतलब हम कुछ टोटल बोल रहे होते हैं, और नेट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसको हम कुछ एक्चुअल टर्म के तरीके से देख रहे होते हैं। अब हम जब टोटल की बात करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक मेरे पास 10 मशीनें थीं और इस 25-26 में मैंने 2 मशीनें और परचेज कर ली, तो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 12 मशीन्स का हो गया। ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या हम कुछ ना कुछ उन मशीनों की जो 24-25 तक हमारे पास मशीनें थी, क्या उसमें कुछ रिडक्शन हो रहा होगा वैल्यू में, क्या हम कुछ डेप्रिसिएशन दे रहे होंगे? जब हम उस डेप्रिसिएशन को इस ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं, इस डेप्रिसिएशन को जब यहां से हम माइनस कर देते हैं, तब हमको जो एक्चुअल वैल्यू मिलती है इन्वेस्टमेंट की, उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब फिर से अगर हम कहें कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, कि ग्रॉस का मतलब फिर से प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, मतलब मशीनें और इंक्रीज कर रहे हैं हम, मशीनें इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। और एक साइकिल हमको याद रखनी है कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट हमारा बढ़ेगा, और आउटपुट के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट से लोगों के पास इनकम आती है, लोगों के पास इनकम आएगी तो लोग कंजम्पशन करेंगे, लोग कंजम्पशन करेंगे तो इससे प्रोड्यूसर सोचेगा कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो भैया और इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करके और क्या करो, और इन्वेस्ट करके क्या करो, और आउटपुट प्रोड्यूस करो। यही साइकिल हमारे कितने 100 हजारों सालों से चलती आ रही है इकोनॉमी में, ठीक है ना, कि आउटपुट बढ़ा, इससे लोगों को रोजगार दिया गया, रोजगार लोगों को मिला तो लोगों के पास इनकम आई, लोगों के पास जैसे इनकम आई लोग और डिमांड करना, कंजम्पशन करना शुरू किए। अब प्रोड्यूसर सोच रहा है लोग कंजम्पशन करने को तैयार हैं, तो हम इन्वेस्ट करके और प्रोड्यूस क्यों ना कर लें, तो वो और इन्वेस्ट करके और प्रोड्यूस करेगा और इससे और आउटपुट। ये साइकिल लगातार चलती रहेगी और इकोनॉमी आगे की तरफ मूव करती रहेगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है, क्लियर है बात। ग्रॉस का मतलब टोटल, ये टोटल की बात कर रहा है, लेकिन इस टोटल में जो पुरानी मशीनें हैं उसकी जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू होंगी उनमें रिडक्शन होता है। डेप्रिसिएशन हम सब जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन आता है वो हम माइनस कर देते हैं जब ग्रॉस में, तो हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में पहुंच पाते हैं जो हम नेट इन्वेस्टमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट से, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पीछे जो डेप्रिसिएशन हमने देखा है उस डेप्रिसिएशन को थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब हम लोगों ने क्या कहा कि डेप्रिसिएशन का मतलब था रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये डेप्रिसिएशन जो है, ये इसके कुछ कॉजेस हो सकते हैं, इसके क्या हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं। क्या कॉजेस, जैसे वियर एंड टीयर, ये वियर एंड टीयर की वजह से डेप्रिसिएशन, या एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सीडेंटल डैमेजेस, या हम कह लें ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। अब ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है, वियर एंड टियर समझ में आ रहा है, उसका यूज कर रहे हैं, यूसेस कर रहे हैं उसका। एक्सीडेंटल डैमेज समझ में आ रहा है। ऑब्सोलेसेंस का मतलब टू ऑब्सोलीट, गायब हो जाने की बात हो रही है, ठीक है ना, टू ऑब्सोलीट। अब ऑब्सोलेसेंस दो तरह का हो सकता है, एक जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये भविष्य में गायब हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और एक हो सकता है जो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, मेरी उम्मीद के कुछ अपोजिट हो गया, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है।
जो हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है वो हम किस तरीके से देखते हैं? हम देखते हैं कि भैया बिहेवियर जो है चेंज इन डिमांड हो रहा है, लोग डिमांड में अब चेंज कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि ये खत्म हो जाएगा। या हम कह लें चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, इससे भी हमें उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि ये चीज क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड का रीजन होता है कि या तो नेचुरल कैलामिटी आ जाए, या फिर हम कहते हैं कि रिसेशन आ जाए, नेचुरल कैलामिटी आ जाए या रिसेशन आ जाए। नेचुरल कैलामिटी कोई अचानक से अर्थक्वेक आ गया, कोई भी ऐसी चीज आ गई, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कहीं किसी रूम में खूब बढ़िया, एक एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं यहां से। अगर मान लीजिए जैसे कि 90s के समय में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी धीरे धीरे जा रही थी, एलसीडी टीवी आ रही थी, फिर एलईडी टीवी। तो एलसीडी टीवी आ रही थी तो लोगों को क्या लगा कि भैया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कुछ समय के बाद इस लोगों का डिमांड बिहेवियर चेंज हो रहा है, डिमांड पैटर्न चेंज हो रहा है। अब कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड नहीं कर रहा है, अब लोग कलर टीवी, एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमें जरूरत क्या है कि अब हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को धीरे धीरे गायब कर दें, रिप्लेस कर दें इन टीवियों से। तो डिमांड के पैटर्न को समझ करके हम ये समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले समय में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी गायब हो जाएगी। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कई सारी चीजें जो अब एआई वगैरह चीजें, एआई चीजों को कर रहा है, अगर हम इन चीजों को अभी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये बेवकूफी वाली बात है। लेकिन हम क्या समझ सकते हैं यहां से कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हमको एक्सपेक्टेड है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो गायब हो जाएंगी, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो गायब हो जाएंगी। ये हो गया एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, जो टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से या डिमांड के चेंज होने की वजह से दिखता है। लेकिन कुछ होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, हमें पता नहीं होता है। मुझे पता चल गया कि एलईडी टीवी का टाइम चल गया, पूरा 8K 16K सब कुछ मैं ले आकर के यहां रख दिया मान लेते हैं, ठीक है, और अचानक से क्या हुआ कि कुछ अर्थक्वेक आ गया और पूरी की पूरी टीवी बर्बाद हो गई, टूट फूट गई, खत्म हो गई। अचानक से रिसेशन आ गया, मंदी आ गई पूरे देश में, मंदी आने की वजह से उसका कोई पूछने वाला नहीं है उस टीवी को। तो जब नेचुरल कैलामिटी या रिसेशन जैसी कोई चीज दिखती है तो उसका कोई पहले से पैटर्न नहीं दिख रहा होता है, वो अचानक से आता है। तो इसको हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से गायब हो गया। लेकिन ये हमको दिख रहा होता है, ये एक्सपेक्टेड होता है। तो जो एक्सपेक्टेड होता है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, जो एक्सपेक्टेड होता है वो कॉज होता है डेप्रिसिएशन का, ये कॉज है डेप्रिसिएशन का, ये एमसीक्यू में पूछ लेगा। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है ये डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं है, बल्कि ये कैपिटल लॉस है, ये कैपिटल लॉस है। मैं तो टीवी लेते ही आया था एलईडी वेलईडी, लेकिन मुझे क्या पता था कि अर्थक्वेक आ जाएगा, मुझे क्या पता था कि ये चीजें ऐसे ही कैपिटल लॉस हो जाएगा मेरा। यानी ये डेप्रिसिएशन के कॉज में अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस नहीं आता है। एग्जांपल में दे दिया कुछ भी ऐसा कुछ कि कौन सा कॉज नहीं है डेप्रिसिएशन का, और एमसीक्यू में दे दिया कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, या फिर दे दिया हमको जो नेचुरल कैलामिटी है, नन ऑफ दीज। तो नेचुरल कैलामिटी क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड है, वो डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं है, वो कैपिटल लॉस है। मेरी बात समझ में आ गई? एक्सपेक्टेड वाली चीजें और वियर एंड टियर और एक्सीडेंटल डैमेज, ये हमारा हो गया कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कॉज नहीं है डेप्रिसिएशन का, ये क्या है, ये कैपिटल लॉस है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन के साथ एक और शब्द आता है, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब हो गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हम कोई मशीन परचेज किए, कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किए, जिसकी जो वैल्यू थी वो मान लिया कि कुछ 1 लाख रुपए थी। एक सेकेंड, एक लाख रुपए क्या थी उस मशीन की, उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थी, और वो फिक्स्ड एसेट हमको 10 ईयर्स तक सर्व करने वाला है। यानी जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की अपॉन जो उनका लाइफ स्पैन है, इससे हम ये निकाल पाएंगे कि पर ईयर 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो रहा है। पर ईयर, सॉरी ये 1 लाख है क्या, पर ईयर 10,000 का क्या हो रहा है, पर ईयर 10,000 का क्या हो रहा है, कैपिटल लॉस हो रहा है। अब ये 10,000 का अगर पर ईयर कैपिटल लॉस हो रहा है, सॉरी पर ईयर अगर 10,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, कैपिटल लॉस नहीं, 10,000 का अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फंड बनाएंगे, जिस फंड में हम हर महीने या सॉरी हर साल क्या करते जाएंगे, हर साल हम क्या करते जाएंगे, 10-10 हजार जमा करते जाएंगे। 10 साल के बाद वो 10-10 हजार इकट्ठा हो जाएगा 1 लाख रुपए के तौर पर।
डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किस लिए बनाया गया कि जो हम फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं उसका एक लाइफ स्पैन होगा, उस लाइफ स्पैन के बाद हमको दोबारा एक फिक्स्ड एसेट को परचेज करना पड़ेगा। तो उस लाइफ स्पैन के बीतने तक हम एक ऐसा फंड बना लें जिससे कि उसकी वैल्यू हमारे पास दोबारा से इकट्ठी हो जाए। तो हमने क्या किया कि 1 लाख की फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थी, उसको कितना वो जी सकता है, कितना उसका लाइफ स्पैन है, उसे डिवाइड कर लिया, उससे हमको पर ईयर का क्या मिल गया, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट मिल गया। उस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को हम क्या किए, एक फंड बनाए और पर ईयर उसको हम डालते गए। 10 साल में 10-10 हजार रुपए इकट्ठा होकर के 1 लाख रुपए हो जाएगा। ये 1 लाख रुपए जैसा ही होगा तो जब वो पुरानी वाली मशीन हमारी खराब हो रही होगी तो हमारे पास 1 लाख इकट्ठा हो चुका है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट्रा लगा करके हम क्या करेंगे, दोबारा वो मशीन परचेज कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का इस्तेमाल बिजनेसमैन जो होते हैं वो बड़े आसान तरीके से क्या कर लेते हैं कि अचानक से उनके ऊपर मशीन परचेज करने का कोई भार ना आए, इसलिए फंड पहले ही से बना लेते हैं ताकि 10 साल के बाद हम वापस क्या करेंगे, आसानी से इसी फंड का इस्तेमाल करेंगे और फिर वो मशीन या टेक्नोलॉजी परचेज कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन का कांसेप्ट। फिर इसके आगे हम चलते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी आपको समझ में आ गया। फिर इसके आगे हम चलते हैं, तो हमने इन्वेस्टमेंट का पढ़ लिया सब। एक कांसेप्ट आता है स्टॉक और फ्लो का, स्टॉक वर्सेस फ्लो का। जब हम स्टॉक वर्सेस फ्लो की बात करते हैं तो स्टॉक को हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, और फ्लो जो है वो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा होता है। जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, यानी यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और यही उसका एंड पॉइंट भी है। ठीक है ना, इसका मतलब इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। टाइम डायमेंशन का मतलब होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हो, लेकिन जो चीज उसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है उसका कोई स्टार्टिंग या कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और उसका एक एंड पॉइंट भी है। यानी कि जब भी हम फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वहां स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा, एक एंड पॉइंट होगा, लेकिन जब हम स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वहां कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होगा, बल्कि वो सीधा का सीधा उसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा होगा। यानी कि जब हम स्टॉक की बात किए तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, यानी कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। लेकिन जब हम फ्लो की बात करेंगे तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका एक एंड पॉइंट होगा, यानी कि इसमें हमको टाइम डायमेंशन देखने को मिलेगा। ये टाइम डायमेंशन है, सॉरी, टाइम डायमेंशन हमको देखने को मिलेगा। अब अगर हमको एग्जांपल बताना हो तो हम बता सकते हैं कि नेशनल इनकम को ही ले लें, क्योंकि हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं। नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ कि जो एक अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट किया जा रहा है, अकाउंटिंग ईयर का मतलब आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट किया जा रहा है, इसका मतलब नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ना कि स्टॉक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई जो आपने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा होगा पहले, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा भी, मनी सप्लाई का मतलब क्या हो गया, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जा रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कितना मनी सप्लाई इकोनॉमी में हुआ है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक स्टॉक कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो मनी सप्लाई टर्म कहां आ जाएगा, मनी सप्लाई को हम स्टॉक कॉन्सेप्ट के एग्जांपल में लिख लेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, एक जो वो पूरे साल के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को देखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, ये भी चीज क्लियर हो गया। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात एक और कि स्टॉक और फ्लो ये आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ये आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये कह लूं कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, मान लीजिए ये मेरा बैंक अकाउंट है, इस बैंक में मैं क्या कर रहा हूं कि हर महीने कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं, हर महीने कुछ पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं। जैसे जब मैं आज से 2000-3000 साल बाद रिटायरमेंट की कैटेगरी में चला जाऊंगा तो मैं इस पैसे का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है ना, 2000-3000, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अब सुनिए, ये जो मैं फ्लो कर रहा हूं, ये मैं हर मंथ डाल रहा हूं, इसका मतलब कुछ फ्लो कॉन्सेप्ट के तरीके से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। और एक पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। ये स्टॉक इकट्ठा हो गया और अब मैं रिटायरमेंट की कैटेगरी में चला गया, तो अगर मैं ये फ्लो नहीं किया होता तो क्या ये स्टॉक हो पाता, नहीं हो पाता, यानी इंटरडिपेंडेंस। ठीक है ना। और अगर ये स्टॉक इकट्ठा नहीं होता तो रिटायरमेंट के बाद क्या मैं हर महीने उसमें से कुछ निकाल पाता, फ्लो कर पाता, नहीं कर पाता। यानी कि अगर फ्लो होगा तभी स्टॉक होगा और स्टॉक होगा तो ही फ्लो होगा, यानी स्टॉक और फ्लो आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। बात समझ में आ गया। डिपॉजिट करते 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 एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक ठाक पैसा इकट्ठा हो गया, उसके बाद रिटायरमेंट हो गई, तो वो जो स्टॉक इकट्ठा हुआ है उसी का इस्तेमाल उस समय कर लिया जाएगा फ्लो के रूप में। बात समझ में आ गई। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, स्टॉक और फ्लो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्टॉक और फ्लो का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। फिर आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो अब इसमें पॉइंट आता है एक पॉइंट आता है सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जब हम सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं यहां पर 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। एक जिसको हम हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं, दूसरा जिसको हम फर्म कहते हैं, तीसरा जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं, चौथा जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। छोटी सी बात यही बता दूं, हाउस होल्ड सेक्टर यानी जहां कंज्यूमर की बात हो रही हो, हाउस होल्ड सेक्टर जहां हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, फर्म जहां पर हम कोई प्रोड्यूसिंग हाउस की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए जो एक्सपेंडिचर होता है, जो हाउस होल्ड खर्च करता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते होंगे, जो फर्म खर्च कर रहा है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह लेंगे, सरकार जो खर्च करती है उसको गवर्नमेंट सेक्टर कह लेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्च करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या मैंने सामान बाहर एक्सपोर्ट किया और क्या बाहर से इंपोर्ट किया, बाहर एक्सपोर्ट किया और बाहर से यहां इंपोर्ट किया, तो कुछ नेट बचता होगा ना। इसी को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में क्या कह लेते हैं, एक्स माइनस एम कह लेते हैं। एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट किया और कुछ इंपोर्ट किया, 10 रुपए एक्सपोर्ट करने पे आया हमारे पास और 8 रुपए इंपोर्ट करने पे गया हमारे पास से, तो 10 रुपए आया, 8 रुपए गया, बचा 2 रुपए। तो इसी तरीके से मैंने क्या निकाला, एक्स माइनस एम, 10 रुपए माइनस 8 रुपए, 2 रुपए। बात समझ में आ गई। तो ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो होता है वो 4 सेक्टर्स होते हैं, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर अगर आपस में खड़े होकर ये कह ले कि नहीं हम ही चला लेंगे सब कुछ, नहीं हो पाएगा। फर्म खड़ा होकर कह दे नहीं हम ही सब कुछ कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। किसी भी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए, जैसे क्लास में अभी क्लास में अगर स्टूडेंट्स हो और टीचर ना हो तो उस क्लास में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। अगर क्लास में टीचर हो और स्टूडेंट्स ना हो तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए कम से कम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का होना जरूरी है। इसीलिए जो सबसे पहला मॉडल आता है इकोनॉमी में उसको हम 2 सेक्टर मॉडल कहते हैं, उसको हम 2 सेक्टर मॉडल कहते हैं, जो हाउस होल्ड और फर्म को लेकर के बनता है। जब हम हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट तीनों की बात करते हैं तो इसको हम 3 सेक्टर मॉडल कहते हैं, और जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी ऐड कर लेते हैं तो इसको हम 4 सेक्टर मॉडल कह देते हैं। ठीक है। अब हाउस होल्ड और फर्म दोनों ही देश के अंदर की चीजें हैं, अंदर की चीजें हैं, यानी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम ये कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, अपने बॉर्डर्स को ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसमें काम चल जाएगा हमारा। अगर गवर्नमेंट भी हमारे देश में से ही चुन ली गई, हमारे देश के अंदर की है, तो हम भी कह सकते हैं कि 3 सेक्टर भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, बॉर्डर खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे, तो 4 सेक्टर मॉडल में जाते ही हम ओपन इकोनॉमी को देखेंगे। तो कई बार टर्म यूज कर दिया ओपन इकोनॉमी, तो हमको ये समझ जाना है कि यहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंक्लूड किया जा रहा है। बात समझ में आ गई। इसको हम और आगे भी सीखते रहेंगे, आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम ज्यादा करने वाले। बात समझ में आ गई। यहां पर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर एक टर्म और यूज किया जाता है, एक टर्म और यूज किया जाता है इस चैप्टर में, इंटरसेक्टरल फ्लो। इंटरसेक्टरल फ्लो, इंटरसेक्टरल फ्लो का मतलब हो गया इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सेक्टर्स। जैसा कि मैं कह रहा था, एक सेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो जो इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन द सेक्टर, यही इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाता है। अब इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सेक्टर्स में हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल है, मान लीजिए 2 सेक्टर मॉडल है। 2 सेक्टर मॉडल को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं सर्कुलर के रूप में, तो मैं कह सकता हूं कि एक ये हाउस होल्ड हो गया, एक हमारी यहां फर्म हो गई। हाउस होल्ड फर्म को कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है, और बदले में फर्म हाउस होल्ड को कुछ फैक्टर पेमेंट देती है, जैसे कि लैंड के बदले रेंट देती है, लेबर वेज, कैपिटल इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। ये फैक्टर पेमेंट होता है जो फर्म हाउस होल्ड को दे रही होती है। अच्छा, हाउस होल्ड घर से निकलता है और कुछ कुरकुरे उरकुरे चिप्स खरीदने चला जाता है फर्म के पास, उसको वो कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, तो फर्म उसको गुड्स एंड सर्विसेज देती है, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। तो ये हमारा हो गया 2 सेक्टर मॉडल का सर्कुलर फ्लो, हम इसको कह लेते हैं। ठीक है ना। इंटरडिपेंडेंस यहां हमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज, बुक में शायद बहुत सारे साइड बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ऊपर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर पेमेंट की जो 2 चीजें हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टर मार्केट।
इसको हम कहते हैं फैक्टर मार्केट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है उसमें एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि इसको क्या कहा जाएगा, और कहीं बुक में जल्दी गिवन नहीं है कि इसको फैक्टर मार्केट या किसी और मार्केट का नाम। नीचे वाले को हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट, लिख लीजिएगा इस बात को, प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट। तो ये हमारा हो गया क्या, टू सेक्टर मॉडल को हम इस तरीके से देख लिए। अच्छा, एक और कंसेप्ट यहां पर देखने को मिलता है, ये आप लोग को पता होगा वैसे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब हो गया जहां गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात हो। मनी फ्लो का मतलब हो गया जहां मनी के फ्लो की बात हो। ठीक है ना, मनी के फ्लो की बात हो। अगर मैं इसको नाम 1 दे दूं, इसको 2 दे दें, इसको 3 और इसको 4, तो 1 में क्या हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि रियल फ्लो हो गया पॉइंट नंबर 1 जो है। पॉइंट नंबर 2 फैक्टर पेमेंट, पेमेंट अब रेंट दिया जा रहा है, सर्विस थोड़ी है, वो तो कैश मनी के रूप में दिया जा रहा है। तो ये फैक्टर पेमेंट जो है ये मनी फ्लो हो गया, 2 जो हो गया। 3 गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, यानी रियल फ्लो हो गया। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जाके अगर मार्केट से कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो बदले में पैसा दे रहे हैं, मनी फ्लो कर रहे हैं। तो 2 और 4 हमारा मनी फ्लो हो गया और 1 और 3 हमारा क्या हो गया, रियल फ्लो हो गया। इस तरीके से हम ये कंसेप्ट भी समझ गए। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। ये हो गया हमारा क्या, इंटरसेक्टरल फ्लो, या हम कह लें रियल फ्लो, मनी फ्लो, फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, या कई लोग इसको सर्कुलर फ्लो मॉडल भी कह देते हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर इकोनॉमी का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जब इसमें, तो इसमें एक और टॉपिक हमको मिलता है। उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। उसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आज ही के वीडियो में, जब हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन शुरू करेंगे तब। उसके पीछे रीजन है, मैं उस समय बताऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज समझ लीजिए, इसमें एक और चीज, 2 सेक्टर के बाद हमारे सिलेबस में वैसे सिर्फ 2 सेक्टर है, बट एक कंसेप्ट पढ़ाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूं। अगर 3 सेक्टर मॉडल की बात हमसे कर लिया, 3 सेक्टर मॉडल की हमसे बात कर लिया, तो हाउस होल्ड होगा, फर्म होगी, और ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ जाएगी। क्या गवर्नमेंट हाउस होल्ड से टैक्स लेगी? हाँ, टैक्स लेगी। क्या फर्म से भी टैक्स लेगी? हाँ, टैक्स लेगी। लेकिन क्या वो सब्सिडीज दे सकती है हम लोगों को? सब्सिडीज दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। तो यहां पर एक कंसेप्ट जो आता है, एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं लीकेज, लीकेज और इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब वो समझते हैं ना, डरने वाली, समझ रहे हैं ना। इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है, कुछ ऐड किया जा रहा है। इंजेक्शन का मतलब हो गया कि कुछ ऐड किया जा रहा है, और लीकेज का मतलब हो गया कि कुछ विड्रॉ किया जा रहा है, कुछ विड्रॉ किया जा रहा है। इकोनॉमी में जो मनी फ्लो यहां हो रहा था, क्या गवर्नमेंट आ करके टैक्स ले करके इकोनॉमी से उस पैसे को लीकेज के तौर पे बाहर निकाल दी कि नहीं निकाल दी? निकाल दी। यानी कि जो टैक्स टर्म है इसको हम लीकेज के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमी में जो पैसा फ्लो कर रहा है उसको सरकार टैक्स के रूप में ले ली, तो क्या वो एक लीकेज बना दी? जो पैसा इकोनॉमी में फ्लो कर रहा था सरकार अपने पास रख ली। इंजेक्शन, हाँ, कई लोगों के दिमाग में आ रहा है सर वो भी पैसा तो वो वापस वहां करेगी ना, फ्लो करवाएगी ही। अरे जब करवाएगी तो करवाएगी। एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, क्या? लीकेज और इंजेक्शन। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो सरकार का काम है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करे। पढ़ेंगे आगे चल करके। मनी सप्लाई को कंट्रोल करे तो क्या करेगी? वो मनी सप्लाई जो मार्केट में फ्लो कर रहा है उसको सोक करने की कोशिश करेगी, उसको एक तरीके से लीकेज का काम करेगी। वो टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स वैक्स कलेक्ट कर लेगी ताकि वो मनी सप्लाई मार्केट में से क्या हो जाए, निकल जाए। इंजेक्शन का मतलब ऐड करने का। अब सरकार सब्सिडीज दे रही है, पैसा इकोनॉमी में तो फ्लो कर ही रहा था, अब सरकार आ गई उसमें और सब्सिडी देकर के और पैसा फ्लो करा रही है, कुछ ऐड कर रही है, तो उसको हम क्या कह लेंगे? इंजेक्शन कह लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट अगर हम सामान का कर रहे हैं तो बताइए पैसा हमारे यहां ऐड होगा इकोनॉमी में कि लीकेज के तरीके से काम किया जाएगा? अगर हम सामान बाहर एक्सपोर्ट कर दिए तो बाहर वाला पैसा हमारे देश में भेजेगा, तो पैसा हमारे देश में ऐड हो रहा है, मतलब इंजेक्ट हो रहा है। अगर हम बाहर से सामान इंपोर्ट करेंगे, बाहर से सामान मंगा रहे हैं, इसका मतलब पैसा हम इकोनॉमी से बाहर भेज देंगे, यानी कि हम उसमें से लीकेज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गई बात? यानी एक्सपोर्ट जो होगा, एक्सपोर्ट जब हम करेंगे बाहर तो हमारे यहां पैसा ऐड होगा, यानी वो इंजेक्शन के तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इंजेक्शन में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा सब्सिडी का, एक हम पढ़ सकते हैं कि एक्सपोर्ट करने पे इंजेक्शन होता है। क्या गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है?
इकोनॉमी में, इन्वेस्ट भी करती है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि देश में पैसा ऐड कर रही है। अच्छा, लीकेज में टैक्स हो गया, टैक्स के अलावा अगर हम सामान इंपोर्ट करेंगे बाहर से तो हमको पैसा बाहर देना पड़ेगा, तो ये एक लीकेज का तरीका हो गया इंपोर्ट। और इसके अलावा अगर लोग पैसा सेव करना शुरू कर दें, लोग सेविंग करना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो सेव कर रहे हैं मतलब इकोनॉमी में पैसा नहीं घुमा रहे हैं, इसका मतलब वो भी लीकेज कर रहे हैं, यानी कि सेविंग। यानी क्या याद हो गया कि लीकेज में हम टैक्स पढ़ लेंगे कि सरकार जो टैक्स ले रही है वो लीकेज का काम कर रही है। सरकार इंपोर्ट अगर इंपोर्ट हो रहा है किसी और देश से सामान का, तो हमारे यहां से पैसा बाहर विड्रॉ हो रहा है, यानी वो भी लीकेज का काम कर रहा है। अगर हम तीसरा सेविंग कह लें, कि लोग अपने यहां सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, इकोनॉमी में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, लोग निकाल ले रहे हैं, घर में रख रहे हैं, तो वो भी लीकेज का काम करती है। इंजेक्शन में क्या ऐड कर रहा है पैसा, तो सरकार सब्सिडी दे दी तो पैसा ऐड हो गया इकोनॉमी में। दूसरा, अगर हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा देश में आ रहा है, ऐड हो रहा है, इंजेक्शन। तीसरा, अगर इन्वेस्टमेंट और किया जा रहा है बाय द फर्म और बाय द गवर्नमेंट, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, वो भी हमारा इंजेक्शन के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट अब यहां से कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमारा जो कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन के साथ। तो इतनी जितनी चीजें हम लोग पढ़े हैं, मुझे उम्मीद है मैंने चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हम चलते हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है, जो कि नेशनल इनकम की बात करता है, उस पर चलते हैं। जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन से शुरू करती है कहानी। अब यहां पर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम क्या है, तो अगर हम कहें कि एक कमरा है, इस कमरे में जो इनकम जनरेट हो रही है, ये सारी की सारी इनकम का, मैं कुछ पैसे कमा रहा हूं, वहां कोई बैठा है, वहां कोई बैठा है, इन सब के पैसे को जोड़ दूं, क्योंकि ये एक नेशन है, मैंने मान लिया इन सब के इनकम को जोड़ दें तो उसी को हम नेशनल इनकम बोलेंगे। कुछ टेक्निकलिटीज के साथ हम इस बात को करेक्ट करते हैं। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इनकम्स earned by normal resident of a country for an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल इनकम कमाया जा रहा है बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट टर्म, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम नेशनल इनकम कह रहे हैं। यहां जगह गलती से छूट गया क्या, नहीं गलती से नहीं छूटा है। सम टोटल ऑफ ऑल कौन सी इनकम, तो दो तरह की इनकम है, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब हुआ जो काम कम करके कमाई जा रही है, अर्नड इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब हो गया जो अनअर्न्ड इनकम है, जो बिना काम किए कमाया जा रहा है, अनअर्न्ड इनकम। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम काम करके कमाई हुई इनकम का सम टोटल करते हैं, यानी इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। अभी इसको समझते हैं अच्छे से, पहले फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को कंप्लीट कर लेते हैं। फैक्टर इनकम काम करके कमाया जा रहा है, ट्रांसफर इनकम बिना काम किए कमाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ सैलरी कमा रहा हूं, कोई वेजेस कमा रहा है, ये सारी चीजें मैं कुछ काम कर रहा हूं, उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है। अच्छा, मैं काम कर रहा हूं, बदले में पैसा मिल रहा है, क्या ये बायलैटरल ट्रांजैक्शन है, ये दोनों साइड से ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसीलिए हम कह लेते हैं कि फैक्टर इनकम जो होता है वो बायलैटरल ट्रांजैक्शन होता है। जब हम ट्रांसफर इनकम, ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है मेरी। ट्रांसफर इनकम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये अनअर्न्ड इनकम है, बिना काम किए कमाई हुई इनकम है। बिना काम किए कमाई हुई इनकम का एग्जांपल जैसे कि स्कॉलरशिप मिल गया, सरकार सब्सिडी दे दी, बात समझ में आ गई, ये सब ट्रांसफर इनकम हो गई। ये काम करके हम सब्सिडी ले रहे हैं तो फिर सब्सिडी कैसी, बात समझ में आ गई। ये स्कॉलरशिप या सब्सिडी, ये ट्रांसफर इनकम हो गई बिना काम किए। और बिना काम किए मतलब एक साइड से केवल सरकार हमको पैसे भेज रही है, उसके बदले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यानी कि नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल है सारे फैक्टर इनकम्स का। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल काम किया हुआ इनकम, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स
जो किसके द्वारा कमाया जा रहा है? बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। अब ये नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट देश में लाई करता है, whose economic interest lies within the country, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट देश में लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द कंट्री, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, देश के अंदर मान लीजिए कोई भी रह रहा है, कोई भी का मतलब तो नहीं हुआ, जैसे मैं देश में रह रहा हूं, आप देश में रह रहे हैं, हम सब देश में रह रहे हैं, देश में कमा रहे हैं और देश में ही खर्च कर रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरी तरीके से देश के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में रह रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली किसी और देश में रह रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बात कर लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल कि अगर मान लिए कि यहां पर श्रीलंका है और श्रीलंका से कुछ लोग भाग करके, क्राइसिस आई थी श्रीलंका में, भाग करके यहां इंडिया में आए और इंडिया के तमिलनाडु में कुछ प्रोडक्शन किए, यहां से कुछ पैसे कमाए, लेकिन इनकी फैमिलीज अगर श्रीलंका में रह रही हैं तो ये पैसा कमाकर कहां भेज देंगे? श्रीलंका में भेज देंगे। तो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में नहीं है, तो ये हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई करे। जो ये श्रीलंकन हमारे देश में आकर के प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, बल्कि ये हमारा नॉन रेसिडेंट है। ये कौन है? ये हमारा नॉन रेसिडेंट है। यानी कि जैसे फैक्टर इनकम का ऑपोजिट ट्रांसफर इनकम था, वैसे नॉर्मल रेसिडेंट का ऑपोजिट नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट का मतलब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई नहीं कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से क्या पता कोई यूएसए में रह रहा हो, जो हमारे यहां से गया हो और वहां पर वो काम कर रहा हो और काम करके उसकी फैमिली यहां रह रही है, वो पैसे हमारे देश में भेज रहा हो, तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई कर रहा है। इसका मतलब कोई हमारे देश में रह रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो एक नॉर्मल रेसिडेंट होगा, और कोई कहीं और रह रहा है, किसी और देश में रह रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। कोई हमारे देश में रह करके भी नॉन रेसिडेंट हो सकता है और कोई दूसरे देश में रह करके भी नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है। बेसिक बात यह है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई कर रहा है, यह इंपॉर्टेंट बात है। बात क्लियर हो गई? यानी नेशनल इनकम में हम उनकी भी बात करेंगे जो देश में रह रहे हैं और उनकी भी बात करेंगे जो देश के बाहर रह रहे हैं। बस हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई कर रहा है। अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई कर रहा है तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहां लाई कर रहा है। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई? ठीक है ना। यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई कर रहा है, नॉन रेसिडेंट का मतलब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई नहीं कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे हम मान लें कि अगर जैसे एग्जांपल चलता है विराट कोहली का। विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर हैं किसके? प्यूमा कंपनी के। प्यूमा कंपनी विदेश की, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर जिसकी बात की जा रही है वो विराट कोहली है। विराट कोहली क्योंकि इंडिया में उनका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो भले ही कंपनी कहीं और की है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात की जा रही है जो कि विराट कोहली हैं, तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट में गिना जाएगा, ना कि नॉन रेसिडेंट में गिना जाएगा। ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर अगर कोई इंडियन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कोई फॉरेनर हो और बात ब्रांड एम्बेसडर की जाएगी, तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनी इंडियन कंपनी अगर वो फॉरेनर है तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि वो फॉरेनर का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसके देश में लाई कर रहा होगा, ना कि हमारे देश में। बात समझ में आ गई? यहां लोग पॉलिटिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉलिटी सब्जेक्ट, सिविक सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि नहीं पिताजी दादाजी को इतने समय से पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, यहाँ एक का जन्म यहाँ होना चाहिए। ये सब बात यहाँ नहीं करनी है हमको। यहाँ सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है? यहाँ इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। और इकोनॉमिक्स सिंपल सी बात करता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट देश में लाई करे, वो कोई भी हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गई बात? ये बात सबको समझ में आ गई। इंडियन एम्बेसी वर्किंग अब्रॉड, अगर कोई भारतीय एम्बेसी बाहर कहीं काम कर रही है तो उसकी फैमिली यहाँ रह रही है। और इंडियन एम्बेसी एक अलग केस भी है। इंडियन एम्बेसी या किसी भी देश की एम्बेसी कहीं पर अगर काम कर रही है तो वो उस देश की ही नॉर्मल रेसिडेंट होगी। इंडियन एम्बेसी दुनिया के किसी भी कोने में काम कर ले, वो क्या होगी? वो हमारी ही नॉर्मल रेसिडेंट होगी। वैसे ही किसी और देश की यूएस एम्बेसी वर्किंग इन इंडिया, वो क्या होगी? उनकी, हमारे लिए नॉन रेसिडेंट है, वो उनके लिए नॉर्मल रेसिडेंट होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ये वाली बात हमारी नेशनल इनकम की क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब एक टर्म आता है यहां पर डोमेस्टिक इनकम। एक टर्म आता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब सिंपल सा है, जो विद इन द बाउंड्री की बात कर रहा हूं। विद इन द बाउंड्री,
ये मान लेते हैं, सह लीजिएगा, ठीक है ना। ये अगर मान लेते हैं कि इंडिया है, इंडिया में अगर ये बाउंड्रीज हैं इंडिया की, यहां कोई प्रोड्यूस कर रहा है, यहां 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 कहीं भी कर रहा है, तो ये हमारे देश के बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है। कौन कर रहा है मैटर नहीं करता है। नेशनल इनकम में मैटर करता था कि वो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में ये मैटर नहीं करता है। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ ये मैटर करता है कि बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर देश की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस करने वाला नॉर्मल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, कोई भी है, वो सारी की सारी इनकम डोमेस्टिक इनकम कही जाएगी जो देश के बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है। बात समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इस बाउंड्री के अंदर अब बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस करने वाला नॉर्मल रेसिडेंट भी होगा और नॉन रेसिडेंट भी होगा, ठीक है ना। वो कोई मैटर नहीं करता है डोमेस्टिक इनकम के लिए। डोमेस्टिक इनकम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, विद इन द बाउंड्री, कोई भी हो। बात समझ में आ गई, कोई भी हो। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि कन्वर्जन करके बताइए, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, हम कैसे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे, कुछ कन्वर्जन हम देख लेते हैं। तो अगर हम नेशनल इनकम निकालना चाहें, अगर हमको डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो हम क्या कर लें, इस डोमेस्टिक इनकम में हम उन लोगों को ऐड कर लें जो कहीं और काम कर रहे हैं और देश में इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम उन फैक्टर इनकम्स को ऐड कर लें, फैक्टर इनकम्स अर्न्ड। अब ये लोग कौन है, ये नॉन रेसिडेंट नहीं है, उनको ऐड कर रहे हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट है। फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन अब्रॉड, क्योंकि अंदर वाले तो ऐड हो ही गए डोमेस्टिक इनकम में, माइनस हम उनको एक्सक्लूड कर दें जो हमारे देश में रह रहे हैं और श्रीलंका से आए हैं, अपना पैसा यहां भेज रहे होंगे। तो यानी उन फैक्टर इनकम्स को हम माइनस कर दें, फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में है। तो ये काम करने से हमको नेशनल इनकम मिल जाएगा। हमने क्या किया, डोमेस्टिक इनकम, बाउंड्री के अंदर के सारी इनकम को ऐड कर लिया और इसमें उन नॉर्मल रेसिडेंट को ऐड कर लिया, इंक्लूड कर लिया, जो किसी और देश में काम कर रहे हैं उनको ऐड कर लिया, ठीक है। और जो बाउंड्री के अंदर नॉन रेसिडेंट है उनको माइनस कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो इंक्लूड कर लिया बाहर वाले फैक्टर इनकम को जो नॉर्मल रेसिडेंट का है और एक्सक्लूड कर दिया उन फैक्टर इनकम को जो नॉन रेसिडेंट का है हमारे देश में। इससे हमको क्या मिल गया, इससे हमको नेशनल इनकम मिल गया। अच्छा, फैक्टर इनकम जो बाहर से आ रहा है और जो अंदर से बाहर जा रहा है, इनका कुछ रिजल्ट बचेगा। कुछ फैक्टर इनकम आ रहा है और कुछ फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट का जा रहा है, कुछ नेट बच रहा होगा। इसी को हम कह दिए डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी को जो हम ऐड कर लेंगे तो हमको नेशनल इनकम मिल जाएगा। ऐसा बुक में कुछ लिखा होगा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। इसमें हमको सिंपल क्या याद रखना है, इंक्लूड करना है किसको और एक्सक्लूड करना है किसको। एक्सक्लूड करेंगे नॉन रेसिडेंट्स को जो इंडिया में है, इंक्लूड करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स को जो कहीं बाहर काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक टर्म और आता है जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी, अच्छा पीछे वाला अगर आप देख रहे हैं देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में उन सारी चीजों की हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी मानती है। इसमें कुछ समझना नहीं है, सरकार जिन जिन चीजों को कह दे कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे। जैसे सरकार कहती है जो पॉलिटिकल टेरिटरी है, चाहे वो हमारा लैंड हो प्लस हमारा जो सी का एरिया है, वो सब का सब हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। जो एयरक्राफ्ट है या जो शिप्स हैं
वो दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेट हो रही हैं, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स ऑपरेटेड इन अब्रॉड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अब एयरक्राफ्ट कहीं हम मान लीजिए अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका से एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही है, तो अमेरिकन उसको बम से उड़ाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर कोई भी हमला ये कहा जाएगा कि इंडिया पे हमला है, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में गिना जा रहा है। हमारी शिप कहीं पर जा रही है, हमने परमिशन ली हुई है, हमारी शिप कहीं से जा रही है और उस शिप पर किसी ने हमला कर दिया, तो उसने शिप पर हमला नहीं किया, उसने भारत पर हमला किया, क्योंकि उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे। यानी एयरक्राफ्ट शिप्स कहीं भी ऑपरेट हो रही हैं और वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं, तो उनको हम भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे, चाहे वो कहीं भी हो रही हो। दूसरा, जो ऑयल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये याद करने वाली चीजें, ऑयल प्लेटफॉर्म्स और गैस विक्स, ये भी ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन अब्रॉड, इनको भी हम ले लेंगे। या जो इंडियन एम्बेसी हैं, जो एम्बेसीज हैं, इनको भी हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में कहीं भी ऑपरेट हो रही हो, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में गिनी जाएंगी। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, इन बातों के साथ अब हम शुरू करते हैं रियल और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, हमारे इस साल के बोर्ड के पेपर में ये रियल वर्सेस नॉमिनल 3 मार्क्स में पूछा हुआ था डिफरेंस। कम चांस है पूछने का, बट फिर भी पढ़ लेना सही है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है, पहले हम बेसिक तरीके से समझते हैं। जीडीपी का मतलब हम क्या कहते हैं? जीडीपी का मतलब हम कहते हैं जो टोटल मनी वैल्यू जनरेट होती है किसी चीज के प्रोडक्शन से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कोई समोसा प्रोड्यूस कर रहा है, कोई समोसा बना रहा है, तो समोसा 100 समोसा मान लीजिए बना लिया, तो 100 समोसे कुछ मनी वैल्यू होगी। जैसे एक समोसा अगर 10 रुपए का है तो 100 समोसा 1000 रुपए का होगा। ये आप कैसे निकाले? तो आप कहे कि प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लिए, प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी आप कर लिए, तो आपको मालूम चल गया कि टोटल मनी वैल्यू कितनी है समोसे की। यानी जीडीपी निकालने का, टोटल मनी वैल्यू निकालने का तरीका क्या हो गया? पी इंटू क्यू। तो हम यहां क्या कर ले रहे हैं? हम भी रियल जीडीपी को भी लिख रहे हैं कि इसको भी निकालने का तरीका होगा पी इंटू क्यू, और नॉमिनल जीडीपी को भी निकालने का तरीका होगा पी इंटू क्यू। डिफरेंस बस ये है कि जो P होता है रियल जीडीपी का, वो बेस ईयर का होता है। वो कहां का होता है? वो बेस ईयर का होता है या कांस्टेंट ईयर प्राइस होता है। बेस ईयर का मतलब हो गया, सरकार हर 10 साल 12 साल में क्या करती है? एक बेस ईयर मानती है। जैसे बेस ईयर अभी जो चल रहा है वो 2011-12 का चल रहा है, यानी 11-12 की जो कीमतें थी समोसा की, उस पे हम आज की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लें कि उस समय 2011-12 में समोसे की कीमत 5 रुपए थी, 5 रुपए का समोसा था। तो अगर रियल जीडीपी समोसे की कैलकुलेट हम कर रहे हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो 5 रुपीस का, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस लेके चलना है, बेस ईयर का प्राइस लेके चलना है, आज का नहीं, तो 5 रुपए और 100 समोसा मान ले प्रोड्यूस हुआ, तो 500 रुपए जीडीपी, रियल जीडीपी हुई। किस बेसिस पे? रियल जीडीपी के तरीके से, क्योंकि 11-12 में जो समोसे की कीमत थी वो 5 रुपए थी। अब मुझे नहीं याद है, ठीक है ना। अब जब नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो यहां इसको हम पी स्टार से रिप्रेजेंट कर लिए। ये पी स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर प्राइस करंट ईयर का है, ना कि कांस्टेंट ईयर का। यानी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में जो प्राइस चल रही होगी उसको हम नॉमिनल जीडीपी लेंगे। पी स्टार का मतलब हो गया जो हमारा करंट ईयर का प्राइस है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि अभी भी समोसा 100 ही प्रोड्यूस हुआ, लेकिन आज समोसे की कीमत 10 रुपए है, तो नॉमिनल जीडीपी हमारा 1000 रुपए आ गया, 1000 रुपए आ गया। यानी जब हम 2011-12 की कीमतों पे करंट ईयर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो रियल जीडीपी, और 2025-26 करंट ईयर के प्राइस पे जब हम करंट ईयर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी दोनों जगह करंट ईयर की है, प्राइस बस डिफरेंस है। यहां पर प्राइस करंट ईयर का है, यहां पर प्राइस बेस ईयर का है। तो जब करंट ईयर पे कैलकुलेट किया तो 1000 आया, 1000 आया, और जब बेस ईयर पे कैलकुलेट किया तो 500 आया। अब आप बताइए कि इस रियल और नॉमिनल के डिफरेंस में क्या एक भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है? क्या एक भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है? तो नहीं। यहां जो डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस का है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस का है। और मैक्रो में हम प्राइस को हम एक इंडिविजुअल क्वांटिटी के लिए टर्म यूज करते हैं। मैक्रो टर्म में हम प्राइस को क्या कहते हैं? जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। तो यानी कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो जनरल प्राइस लेवल का होगा। क्लियर हो गई बात कि प्राइस लेवल कितना बढ़ गई या कितना घट गई, वही चेंज आ जाएगा रियल और नॉमिनल के बीच का।
बात समझ में आ गई। अब जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ जाती है, जब कई सारे कमोडिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसी को हम आम भाषा में कहते हैं महंगाई आ गई, यानी इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन आ गया। या जब किसी चीज की, मान लेते हैं किसी चीज की, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू घट गई है तो उसको हम डिफ्लेशन कह देते हैं। यानी जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का जो डिफरेंस है वो जनरल प्राइस लेवल का है। अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ा है तो यानी रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को ऐड कर ले तो नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगा। अगर जनरल प्राइस लेवल घट गया है तो उसको हम रियल जीडीपी में को डिफ्लेशन से ऐड कर लेंगे तो हमको नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। ये बात अगर हमको नहीं भी समझ में आई तो हमको बहुत परेशान नहीं होना है, लेकिन इजी बात है कि दोनों के बीच में क्वांटिटी सेम है, जो डिफरेंस है वो प्राइस का है। अब प्राइस का चेंज या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस घटेगा। जो प्राइस बढ़ रहा है उसको हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं और जो प्राइस घट रहा है उसको हम डिफ्लेशन कह रहे हैं। रियल जीडीपी में जब हम इन्फ्लेशन को ऐड कर दिए तो हमको नॉमिनल जीडीपी मिल गई। रियल जीडीपी में जब डिफ्लेशन का चेंज देख लिए तो हमको नॉमिनल जीडीपी मिल गई। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा रियल और नॉमिनल का केस है, ठीक है ना। अच्छा, कोई कह देता है कि कन्वर्ट करके दिखाइए रियल को नॉमिनल में। हमको नहीं याद है कोई चीज, हमको इतना याद है। अच्छा, एक कंसेप्ट आपने प्राइस इंडेक्स का नाम सुना होगा क्लास 11th में। नहीं सर 11th स्किप हो गया है, समझ में आ रहा है, स्किप हो गया। प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स टर्म हम कैसे यूज करते हैं, P01 से इस्तेमाल करते हैं। जिसका स्किप हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बस ये बात समझनी है। P01 इज इक्वल टू हम लिखते थे P1 अपॉन P0 इंटू 100, ऐसा कुछ लिख लिया मान लीजिए। तो P1 अपॉन P0, P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ईयर की प्राइस। P0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस ईयर की प्राइस। यानी करंट ईयर की प्राइस, अगर हमको प्राइस इंडेक्स यहां लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि करंट ईयर हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉमिनल से। नॉमिनल जीडीपी और बेस ईयर यानी हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, रियल जीडीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमको फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन हमको ये बात याद है कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है। तो यानी करंट ईयर अपॉन कांस्टेंट ईयर इंटू 100 हम कर लेंगे तो हमको प्राइस इंडेक्स मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एक कंसेप्ट होता है यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर का, लिखते चलिएगा जीडीपी डिफ्लेटर का। और जीडीपी डिफ्लेटर भी क्या है, ये भी रेशियो ही दिखा रहा है, रेशियो दिखा रहा है किसका, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस अपॉन कांस्टेंट प्राइस और इंटू 100 दिख रहा है, ये विजिबल है, ठीक है ना। करंट ईयर प्राइस अपॉन कांस्टेंट प्राइस इंटू 100, सेम बात वहां लिखी गई है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे मान लें कि करंट ईयर प्राइस मान लीजिए 660 है और कांस्टेंट प्राइस 600 है, इंटू 100 किए तो वैल्यू हमको मिल गई 110। ये 110 हम सीधे कह देंगे कि ये एक प्राइस इंडेक्स है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, तो रिजल्ट 110 आ गया। लेकिन जब हम डिफ्लेटेड टर्म यूज करते हैं तो बस हम एक बात बता देते हैं कि जो हमारी जनरल प्राइस लेवल है वो 100 से कितना चेंज हुई है। तो 110 आया है, मतलब जनरल प्राइस लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%। बस यही बात हम लिख देंगे यहां पर कि जनरल प्राइस लेवल कितना इंक्रीज किया है। इसको हम जीडीपी डिफ्लेटर में दिखा देंगे कि जनरल प्राइस लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%, विजिबल है ना, has been increased by 10%। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है। बस प्राइस इंडेक्स में क्या होगा कि 110 पे हम रुक गए, आंसर हमारा हो गया। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में हम बता देंगे कि 100 से वो कितना ज्यादा या कितना कम आया है, ठीक है ना, कितना परसेंट राइज किया है या कितना परसेंट वो फॉल किया है जनरल प्राइस लेवल, सिंपल, ठीक है ना। ये हमारा हो गया जीडीपी डिफ्लेटर कंसेप्ट। फिर इसमें हम जो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि इस बार का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी एंड वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जीडीपी के बढ़ने से क्या हमेशा वेलफेयर होता है। तो अभी अभी हमने देखा है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि रियल जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर को बढ़ाता होगा या नॉमिनल जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर को बढ़ाता होगा? सिंपल सी बात है, नॉमिनल जीडीपी का बड़ा पिक्चर तो प्राइस के बढ़ने की वजह से भी दिख सकता है, लेकिन रियल जीडीपी अगर बड़ी हुई दिख रही है तो पक्का क्वांटिटी की वजह से ही बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस तो उसमें कांस्टेंट ही रखना है। तो रियल जीडीपी एक्चुअल में आउटपुट के राइज होने की वजह से ही बढ़ेगी, वो प्राइस के बढ़ने से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइस को तो कांस्टेंट प्राइस रखना है बेस ईयर का। बात समझ में आ गई आपको? तो एक्चुअल जो जीडीपी और वेलफेयर की हम बात करेंगे, इसमें हम बात रियल जीडीपी की करेंगे। रियल जीडीपी का बढ़ना ये आउटपुट का बढ़ना रिप्रेजेंट करता है। आउटपुट का बढ़ना मतलब फिर से साइकिल, एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इससे लोगों के पास इनकम आती है,
इनकम आती है तो लोग कंजम्पशन करते हैं, लोग कंजम्पशन करते हैं तो प्रोड्यूसर और इन्वेस्टमेंट करता है, ये और इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, और आउटपुट राइज करेगा और ये इकॉनमी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि जीडीपी एंड वेलफेयर समझाइए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछेगा कि जीडीपी एंड वेलफेयर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, इसके बढ़ने से हमेशा ग्रोथ ही होता है, ये आप बताइए क्या ये हमेशा सत्य है कि क्या इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो हमको ये बात याद रखनी है कि जीडीपी एंड वेलफेयर के लिमिटेशंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार। लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो पहला लिमिटेशन हमको क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में रियल जीडीपी तो बढ़ ही रही है, हमारे यहाँ रियल जीडीपी तो बढ़ ही रही है। हम देखते हैं ना कि 2009-10 में जहां हम 160, 170, 180 लाख करोड़ की इकॉनमी थे, यानी कि मतलब लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास की इकॉनमी थे, आज हम 2025 में 4 ट्रिलियन से ऊपर की इकॉनमी हो गए। ये जो बढ़ोतरी है हमारी इकॉनमी का, जो एक्सपेंशन है, ये हमेशा वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये सत्य है? नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि हमें देखने को ये मिलता है कि कुछ जो परसेंट ऑफ लोग होते हैं, जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है, वो ज़्यादा रिच होती जाती है, रिच बिकम रिचर होते जाते हैं, और जो पुअर होते हैं वो और पुअर होते जाते हैं। इनइक्वालिटी और देखने को मिलती है इंडिया में। इनइक्वालिटी क्या हुई? और ज़्यादा राइज की। ये हम डबल टाइम्स अपने ग्रोथ में, तो ग्रोथ को तो अचीव कर लिए, जीडीपी तो हम 2 टाइम्स कर लिए, मोर देन 2 टाइम्स अचीव कर लिए, लेकिन जो हमारा इनइक्वालिटी है वो भी उतनी तेजी से ही क्या किया, राइज किया। तो यही इसका एक ड्रॉबैक है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम और वेल्थ का, वो प्रॉपर नहीं होता है। कि रियल जीडीपी का बढ़ना हमेशा ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि सबको, जो पर कैपिटा जीडीपी है, रिप्रेजेंट नहीं करता है कि पर कैपिटा जीडीपी प्रॉपर हो रहा है, यानी कि पर कैपिटा जीडीपी प्रॉपर नहीं होता है। ये एक बड़ा इसका लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, इस समय एग्जाम्पल बड़ा अच्छा चल रहा है जापान का और इंडिया का। हम जापान को पीछे करके आज हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए। हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए। अभी अभी डेटा आ रहा है कि 2029-30 तक हो सकता है कि हम 3rd लार्जेस्ट हो जाएं, हम जर्मनी को भी पीछे कर दें। ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जो पर कैपिटा जीडीपी है, ये सारी चीजें ठीक हैं कि हम 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन हो जाएं, 8 ट्रिलियन हो जाएं, लेकिन जो इनइक्वालिटी है वो भी उतनी तेजी से राइज हो रही है। ये भी एक बड़ा कंसर्न वाला विषय है, और यही पहला लिमिटेशन बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं है। मान लेते हैं इस रूम में 2 लोग हैं और इस रूम में 200 रुपए है। ऐसा हो सकता है ना कि 150 रुपए मेरे पास हो और उसके पास 50 रुपए हो। पर पर्सन के पास 100 होने चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं है। ये एक लिमिटेशन हो गया। तो टर्म हमको इसमें यूज करना है पर कैपिटा जीडीपी, जब भी हम ये पॉइंट यूज करेंगे। क्वेश्चन में दे दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, कमेंट, एक्सप्लेन, ऐसा कुछ बोल दिया। तो हमको ये सारी बात समझानी है और ये टर्म यूज करना है। ये एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं, इससे हम अपना काम और आसान कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कॉम्पोजिशन, जीडीपी का जो कॉम्पोजिशन है कि कहां कहां जीडीपी का हिस्सा लग रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी का एक सबसे बड़ा हिस्सा हम डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं। डिफेंस पे एक बड़ा हिस्सा खर्च करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो बाकी जगहों पर हम वेलफेयर के लिए खर्च कर सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। नेगेटिव तरीके से मत सोचिए, इकोनॉमिक तरीके से सोचिएगा। डिफेंस पे खर्च करना बुरा चीज नहीं है। अगर देश में शांति होगी तभी ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं, अगर शांति नहीं होगी तो हम ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते, वो बात ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में थोड़ा सा भावनाओं को दूर रख करके अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम जहां पर ज्यादा कर रहे हैं, जहां जीडीपी का सबसे बड़ा कॉम्पोजिशन डिफेंस पे लग रहा है, उससे किसी का डायरेक्ट वेलफेयर नहीं हो रहा है, इसकी बात यहां की जा रही है। इनडायरेक्ट वेलफेयर बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिफेंस पे खर्च अगर नहीं किया जाएगा, अगर हमारी सीमाएं मजबूत नहीं रहेंगी तो देश के अंदर हम बहुत शांतिपूर्वक ग्रोथ नहीं कर सकते। हाँ, ग्रोथ करने निकल लिए खूब बढ़िया सोच के, बम फूट जाए, मजा ही नहीं आएगा, फिर ग्रोथ कहां से, वो घर में रहेंगे। इसलिए इनडायरेक्ट हमको बहुत वेलफेयर मिल रहा है, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में जब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि एक बड़ा हिस्सा हमारे जीडीपी का कहां लग रहा है, डिफेंस पे लग रहा है, लेकिन उसका डायरेक्ट वेलफेयर से कोई लिंक नहीं है। तो ये एक लिमिटेशंस में आ गया।
सेकंड पॉइंट, अच्छा इसीलिए सरकार एक स्कीम लेके आई थी अग्निवीर। ये सारी चीजें मैं जानबूझ कर रिलेट कर रहा हूं कि अगर इनको उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया किसी एक पॉइंट को तो हम ये सारी भी बातें लिख पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, फोर्थ थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर एक पूछता है उठा करके तो पूछ सकता है कि अग्निवीर योजना में सरकार क्या लेके आई थी कि जैसे हमें पेंशन देना पड़ता है एक ठीक ठाक समय तक, तो पेंशन एक बड़ा खर्च होता है सरकार का। सरकार सोची कि अब डिफेंस एक्सपेंडिचर पे हम कुछ एक्सपेंडिचर को कट कर सकें, उसको कट करने के लिए सरकार एक स्कीम लेके आई अग्निवीर। अग्निवीर में क्या पेंशन वेंशन का काम नहीं था कि कुछ 4-5 साल काम करवाएंगे, उसके बाद एक ठीक ठाक अमाउंट उनको दे देंगे कि अब वो अपना बिजनेस कर सकें और ये सारी चीजें कर सकें। मतलब सबको नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों को जिनको भर्ती की जाएगी उसमें से कुछ लोगों को 4 साल 5 साल की ठीक ठाक ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक ठाक उनसे काम करवाया जाएगा और उसके बाद उनको एक हैंडसम अमाउंट दे करके क्या कहा जाएगा कि भैया आप जाकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये सरकार आपको हेल्प कर रही है, ताकि भविष्य में जो एक बड़ा उनको लंबे समय तक जो पेंशन दिया जाता है उससे सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बचाना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। ठीक है ना। चलिए, बाकी स्कीम में बहुत सारी चीजें थी, सारी बातें की बात हम यहां नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी हो गया। तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब क्या हो गया कि जो कॉमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, जो बार्टर सिस्टम है, जो बार्टर सिस्टम है। अब बार्टर सिस्टम में कोई चीज हो रही है, अब मैं यहां बैठा हूं, मेरा नाम जीडीपी है, मैं यहां बैठा हूं और मैं देख रहा हूं दो लोग हैं आपस में सामान एक्सचेंज कर लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्या कैलकुलेट करूं मैं। तो जहां जहां कॉमोडिटी एक्सचेंज होगा, बार्टर सिस्टम होगा, वहां कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा जीडीपी, क्योंकि जीडीपी तो मनी वैल्यू कैलकुलेट करता है। अब किसी ने कहा कि भैया कोई टेंट वेंट शादी वादी व्यवस्था करनी थी, टेंट वेंट लगवाना था, एक काम कीजिए आप हमारे यहाँ टेंट लगवा दीजिए और आपको जो गेहूं चावल की जरूरत थी, मेरा खेत है, हम आपको गेहूं चावल पहुंचवा देंगे। अब जीडीपी बेचारा कोने में बैठ कर रोएगा कि भाई कैलकुलेट कैसे करें, ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बात समझ में आ गई। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को काउंट ही नहीं कर पाता है जीडीपी, तो ये भी लिमिटेशन हो गया नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। फोर्थ हो गया हमारा जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब हो गया कि एक जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ वन इंपैक्ट ऑन अदर। एक के खर्च करने से दूसरे पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने घर के बाहर बढ़िया सा गार्डन बनवा दूं तो इससे आसपास पड़ोस अड़ोस सब लोग क्या होंगे, खुश रहेंगे, उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं अगर अपने घर के आसपास क्या करूं, एक फैक्ट्री खोल दूं, शुगर मिल खोल दूं, तो प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन होगा, इसका एक हमारे जो दूसरे लोग होंगे उन पर इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। तो एक्सटर्नलिटीज जो होती है इसका दो इंपैक्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव इंपैक्ट और एक होता है नेगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट का हम एग्जांपल दे देंगे कि जो एक्सपेंडिचर एक के द्वारा किया गया है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है एक के ऊपर और दूसरे के ऊपर। नेगेटिव का मतलब कि एक्सपेंडिचर जो एक के द्वारा किया गया है उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है दूसरे के ऊपर। तो पॉजिटिव इंपैक्ट का एग्जांपल हम गार्डन दे देंगे और नेगेटिव का एग्जांपल हम फैक्ट्री दे दिए। ठीक है। अब इंपैक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जीडीपी बेचारा कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई। मेरे पेट्रियोटिज्म को जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। कितने ईमानदारी से वीडियो बना रहे हैं इसको जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ऑनेस्टी को नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। तो जीडीपी में बहुत सारी क्या है, नेगेटिविटीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी हम जीडीपी का ही इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय तक करेंगे क्योंकि उससे बेहतर टूल भी अभी हमारे पास नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी कुछ लिमिटेशंस है, हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पे खास करके, थर्ड भी हम देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इस बार का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि नेशनल इनकम पूरा का पूरा 10 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से न्यूमेरिकल या तो 3 का या तो 4 का या तो 6 का जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस है 4 या 6 में जाए। तो अगर 6 का गया तो 4 मार्क्स बचा उसको थ्योरी पूछने के लिए, 4 में से एक वो एमसीक्यू में लेके चला जाएगा, बचा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पिछले साल मतलब इसी साल पूछा हुआ है, तो बचा क्या, जीडीपी एंड वेलफेयर जो 3 मार्क्स से पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, या क्या पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस, इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टॉक और फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। बात समझ में आ गई। इन चीजों के बारे में पूछ सकता है। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है नेशनल इनकम, वो भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 4 पे हम आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 पे मैं आपको स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, कैलकुलेशन के जो
तरीके हैं उनके बारे में बात करूंगा। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के आसपास वीडियो जा रहा है शायद। हाँ, तो लंबा वीडियो नहीं बनाना है, ये आप थ्योरी का पार्ट पहले देख लेंगे, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लेंगे। एक और वीडियो न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे और सारे मेथड्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो मेथड भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि मेथड सॉल्व नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है, जहाँ पर हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन या कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम की जहां हम बात करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं, उसमें हम 3 मेथड्स की बात करते हैं। उससे पहले जैसा कि मैंने कहा था, मैं सर्कुलर फ्लो के बारे में बात करूंगा। ये सर्कुलर फ्लो के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक होता है फर्म, एक होता है हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, अभी हमने सीखा है। फर्म हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट देता है, ये भी हम सीखे हैं। क्या यही पेमेंट इनके लिए इनकम का काम करता है हाउसहोल्ड के लिए? तो यहां से हमको मिलता है इनकम मेथड। अच्छा, इनकम क्या होती है? जनरेट होती है, इसीलिए इसको जनरेशनल फेज भी कहते हैं। जनरेशनल फेज, ये जनरेशन फेज क्या होगा? ये पैसा यहां ले जाएंगे, और क्योंकि हम ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि एक ही फर्म है, तो ये यहां पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, यानी डिस्पोज किया जाएगा इनकम को, डिस्पोजिशन फेज। ठीक है ना। ये डिस्पोज करके कहां पहुंचाया गया ये पैसा? फर्म के पास। फर्म क्या करेगी? प्रोडक्शन। तो ये 3 फेज हम कह लिए, प्रोडक्शन फेज, जनरेशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। यहां से हमको मिल गया क्या? यहां से हमको मिल गया एक्सपेंडिचर मेथड, और ये हमको मिल गया प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, या फिर इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडिशन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। यही 3 मेथड होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन सबके स्टेप्स के बारे में हम लोग एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है। पहला, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। अगर इसकी हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि एक एग्जांपल बेसिक सा जो मैं देता हूं बार बार, वुड, और इसी वुड से हमको क्या बनाना है? सोफा। हमको बनाना है सोफा। अगर हम वुड की मदद से सोफा बना रहे हैं तो क्या सोफा जो बनेगा वो हमारा आउटपुट होगा, जिसमें हमने वुड एज अ इनपुट इस्तेमाल किया? अगर मैं कह लूं कि वुड जो है वो 80 रुपये इसकी कीमत है, 80 रुपीज़ है, और सोफा जो प्रोड्यूस हुआ उसकी कीमत 140 रुपीज़ है, तो मैं ये पूछूं कि वुड में कितने का वैल्यू एडिशन किया गया, तो हम कहेंगे सीधे 60 रुपीज़ का। ये 60 रुपीज़ आया कैसे? तो हमने कहा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो आउटपुट सोफा है, इसमें अगर हम इनपुट के वैल्यू को माइनस कर दें तो हमको 60 रुपीज़ मिल जाएगा। इससे हमको क्या मिल जाएगा? यानी कि हम कह लें कि वैल्यू एडेड कितने का हुआ, ये निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस कर लें तो हमको मिल जाएगा 60 रुपीज़। तो यानी कि वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट में वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस कर लिया। ठीक बात है। लेकिन पेपर बनाने वाला फिर से वही बात, हमारा रिश्तेदार नहीं है कि वो सीधा हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देगा और इनपुट दे देगा और कहेगा बेटा कैलकुलेट करके दिखाओ, घर जाओ 6 नंबर ले जाओ। ऐसा नहीं होगा। वो हमसे वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सब सीख के जाएंगे। हम क्या करेंगे? अगर वो हमको वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको निकालने का हमारे पास तरीका है कि हम सेल्स में चेंज इन स्टॉक को, इन्वेंट्री स्टॉक को ऐड कर लेंगे। अब इन्वेंट्री स्टॉक मैंने बता दिया है, चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री याद आ रहा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप अपने अकाउंटेंसी में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग करते हैं, यहां क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब जो एक फर्म है वो सेल सामान जो करती है वो कहां कहां कर सकती है? क्या हाउस होल्ड को सेल कर सकती है, फर्म को सेल कर सकती है, गवर्नमेंट को सेल कर सकती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल कर सकती है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या? जो सेल्स है, हमारे टोटल सेल्स हैं। अब सेल्स कहां कहां फर्म कर रही है, आउटपुट सेल्स कहां कहां कर रही है? जो प्रोड्यूस हुआ है वो या तो हाउस होल्ड को सेल कर रही है, फर्म को सेल कर रही है, गवर्नमेंट को सेल कर रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल कर रही है। अब थोड़ा सा अपना कंसेप्ट और लगाइएगा, जो मैंने इन्वेंट्री की बात की थी, जहां सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड की बात की थी, चेंज इन स्टॉक वही है जो बच गया, जो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक नहीं बिका। बात समझ में आ गई? क्या वो सेल्स में गया? नहीं, वो बिका नहीं, वो रह गया।
लेकिन प्रोड्यूस तो हुआ, तो इकोनॉमी तो उसको ऐड करेगा ना, इसलिए चेंज इन स्टॉक में उसको ऐड कर लिया गया। बात समझ आ रही है? आप लिंक कर पा रहे हैं उससे इसको, ठीक है ना। तो सेल्स या तो हाउस होल्ड को किया गया, फर्म को किया गया, गवर्नमेंट को किया गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को किया गया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई चीज सेल किया जा रहा है मतलब एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट को कोई चीज सेल किया जा रहा है मतलब डोमेस्टिक सेल्स की बात की जा रही है। अगर हम डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट को ऐड कर लें तो हमको टोटल सेल्स मिल जाएगी, और टोटल सेल्स में हम चेंज इन स्टॉक को ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। चेंज इन स्टॉक लिखा हो, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिखा हो, नेट एडिशन टू द स्टॉक लिखा हो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक लिखा हो। नाम से समझ में आ रहा है? कभी कभी लिख देता है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, मतलब नाम से समझिए क्या कह रहा है। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, तो बस क्या हो जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा क्लोजिंग से, तो ये साइन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। जब हम वैल्यू ऑफ इनपुट की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट की बात करते हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स की बात कर लिए, वैल्यू ऑफ इनपुट में हम परचेजेस की बात करते हैं कि ये परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स है। अब रॉ मटेरियल का परचेजेस का मतलब क्या हो गया कि वुड, ये जो परचेज हम वुड परचेज करके हम सोफा बना रहे हैं ना, तो जो इंटरमीडिएट, अच्छा इसको एक और नाम से जानते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट बोले, या हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोले, कॉस्ट बोले, एक्सपेंडिचर बोले, इन्वेस्टमेंट बोले, इंटरमीडिएट टर्म अगर ऐसा हम इस्तेमाल कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, ये सब वैल्यू ऑफ इनपुट की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब ये जो परचेजेस हम कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, इसको भी हम कहां कहां कर सकते हैं? ये रॉ मटेरियल का परचेज हाउस होल्ड से किया जा सकता है, फर्म से किया जा सकता है। एक फर्म दूसरे फर्म से भी तो रॉ मटेरियल परचेज कर सकती है। वुड वाली दुकान से वुड परचेज कर ली फर्म, गवर्नमेंट से कोई चीज परचेज कर सकती है रॉ मटेरियल, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज कर सकती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई चीज परचेज कर रहे हैं मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये सब डोमेस्टिक परचेज हो गया। डोमेस्टिक परचेज हो गया। डोमेस्टिक परचेज में इंपोर्ट को ऐड कर देंगे तो हमको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाएगा। हालांकि ये एज इट इज ही दिया रहता है, इंटरमीडिएट के तौर पे दे देगा, या वैल्यू ऑफ इनपुट दे देगा, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे देगा। हम इसको कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। कई बार ड्यूरेबल गुड्स भी देता है, सेमी ड्यूरेबल दे देता है रॉ मटेरियल का, ये हम कर लेते हैं। ये ईजी है, नाम देखेंगे हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ का हमको यहाँ ध्यान देना है, ये मैं स्टार बना के भी लिख रहा हूँ, ये बात कई बार लिख देगा, परचेजेस ऑफ मशीनरी, ट्रैक्टर्स, कैपिटल गुड्स, इसको देखेंगे और इतना खतरनाक इग्नोर करेंगे, इतना खतरनाक जितना खतरनाक आज तक किसी को नहीं किए थे। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हम इनपुट की बात कर रहे हैं, हमारा मशीन इनपुट नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? मशीन क्या है? मशीन इनपुट नहीं है, वो एक सोर्स है जिससे हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? हम रॉ मटेरियल को इनपुट कहेंगे, मशीन को नहीं, कैपिटल गुड को नहीं, ट्रैक्टर को नहीं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये टर्म अगर यूज किए हुए हैं तो इनको हमको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। ये हमारा इनपुट नहीं है, ये हम वैल्यू ऑफ इनपुट में इनको नहीं काउंट करेंगे। रॉ मटेरियल की बात हम वैल्यू ऑफ इनपुट में करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हमको आउटपुट निकालने का तरीका मालूम चल गया, इनपुट निकालने का तरीका मालूम चल गया। अब हम क्या कर लिए? हम जो थर्ड स्टेप है हमारा, इसमें हम क्या कर लिए? हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में, वैल्यू ऑफ आउटपुट में वैल्यू ऑफ इनपुट को या इंटरमीडिएट को माइनस कर लिए, जिससे कि हमको मिल गया, क्या मिल गया? हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल गया एट मार्केट प्राइस। अब यहां समझिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू एडिशन सिर्फ एक फर्म में तो हो नहीं रहा है। अगर मैं मान लूं कि एक फर्म ये है जिसका नाम F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, तो इन सब, अगर अप टू Fn है, कई सारे फर्म्स हैं, इन सब के फर्म्स का हमको वैल्यू एडिशन देखना है। तो समेशन ऑफ ऑल फर्म्स का वैल्यू एडिशन हम देखेंगे, इसीलिए हमको इसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन कह देंगे।
2015 के पहले, 2015 के पहले हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन अब हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं एट मार्केट प्राइस। इसीलिए हम क्या कर लिए, इसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करिए। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है, मैं 1 मिनट में बताता हूं बस, ठीक है ना। सारे फॉर्म्स का हमने समेशन कर लिया, जीवी एट एमपी यहां से निकल गया। अच्छा, सारे फॉर्म्स का एडिशन करने का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस टोटल वैल्यू एडिशन, ठीक बात है। लेकिन अब यहां से एक बात हमको क्या याद रखनी है कि 3 सेक्टर्स है ना, एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्शरी सेक्टर। तो हम तीनों सेक्टर, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, तो पहले हम तो आइडेंटिफाई करते हैं कि तीनों सेक्टर्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को, और इन तीनों को जब हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन, समेशन ऑफ ऑल जीवी एमपी निकाल लेते हैं, सारे सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाल लेते हैं, तो ये हमारा बराबर होता है जीडीपी एट एमपी के। याद रखना है हमको ये बात। वाइवा में कोई पूछ लेता है आकर कि वैल्यू एडिशन से कौन सा एग्रीगेट मिल रहा है, जीडीपी एट एमपी मिल रहा है, जीवी एट एमपी मिल रहा है। अब अगर हमको इतना कैलकुलेशन करने से जीडीपी एमपी मिल गया, तो बताइए एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे हम। क्यों सर एनएनपीएफसी क्यों निकाल रहे हैं सर, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। इसी को हम नेशनल इनकम का एग्रीगेट कहते हैं। यानी जब भी हमसे कोई कहता है कि नेशनल इनकम निकालिए, तो हम क्या निकालते हैं, एनएनपीएफसी निकालते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपको एक कन्वर्जन यहां बता दूं, एक टर्म होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है किसी चीज का सेलिंग प्राइस, किसी चीज का सेलिंग प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं। मतलब क्या है सर, ये रूम है, इसमें हम कोई चीज बना रहे हैं, इसको बना लिए, और जैसे ही इसको प्रोडक्शन के लिए बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालते ही इस पे सरकार का टैक्स लग जाएगा। कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। मान ले कि सामान हमने 10 रुपए का यहां बनाया, कॉस्ट उसकी आई 10 रुपए की, जैसे ही बाहर निकालेंगे सरकार कहेगी ऐसे 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 कैसे बेचोगे भाई, तुम्हारे गुड्स पे जीएसटी लगाया जाएगा। गुड्स पे जीएसटी जो लगाया गया, मान लेते हैं कि 2 रुपए का जीएसटी लगा दिया गया, तो 10 रुपए जो उसका फैक्टर कॉस्ट था, 10 रुपए फैक्टर कॉस्ट था, उस पर 2 रुपए का जीएसटी लग गया, यानी कि ये 12 रुपए हो गया। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जिसमें सरकार सब्सिडी दे देती है कि 2 रुपए का, चलो ठीक है 12 रुपए का ये हो गया है, लेकिन कुछ हम रिलैक्सेशन देते हैं, तो वो मान लेते हैं कि 1 रुपए का रिलैक्सेशन दे दी, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो उस पर लगा, और ये जो हो गया वो सब्सिडी हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार के पास जा रहा है और सब्सिडी जो सरकार हमको दे रही है, जो ये नेट बचता है, इसी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कैलकुलेशन में हम इस बात को और देखेंगे जब सॉल्व करेंगे आपके सामने। अभी बस क्या समझेंगे कि फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मार्केट प्राइस मिलता है, और मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हम एनआईटी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। हमने कुछ कन्वर्जन और पढ़ा है पीछे, जैसे हम ग्रॉस से नेट पे जाते थे, तो ग्रॉस से नेट पे जाने का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करना होता था, और नेट से ग्रॉस पे जाते थे तो डेप्रिसिएशन प्लस करते थे। ठीक है। एक हमने पढ़ा है कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाते थे तो यहां से हम एनएफआईए ऐड करते थे, और यहां से यहां जाते थे तो एनएफआईए माइनस करते थे। इतनी बात सबको याद थी। ठीक है। अब इसी बात को हम यहां अप्लाई करने वाले हैं। एनएनपीएफसी हमको निकालना है और हमने जीडीपी एमपी निकाल लिया है यहां तक। अब जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी को इक्वेट करना है, तो जी से ग्रॉस से नेट पे जाना है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मतलब एनएफआईए ऐड करना है। एमपी से एफसी पे जाना है, मतलब एनआईटी माइनस करना है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया एकदम? बोलिए, ये बात क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, जो भी कर रहे हैं इसको जल्दी से करिए। ठीक है ना। ये हमारा वैल्यू एडिशन मेथड कंप्लीट हुआ। ये हमारा वैल्यू एडिशन मेथड कंप्लीट हुआ। होमवर्क है प्रिकॉशन, होमवर्क है प्रिकॉशन। अभी जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमको प्रिकॉशन पढ़ना है। किसका? वैल्यू एडिशन का। ठीक है ना, हमको प्रिकॉशन पढ़ना है। ठीक है। मैं इसका भी सोर्स आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का ग्रुप डालूंगा, का लिंक डालूंगा, और उस टेलीग्राम पे इस वीडियो के लिंक के साथ साथ मैं नोट्स का पीडीएफ भी दे दूंगा, जिससे कि आप आसानी से नोट्स भी पढ़ सकें। ठीक है। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रिकॉशन आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जैसे ही शुरू करूंगा उसके पहले प्रिकॉशन पूछूंगा, और प्रिकॉशन यहाँ पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। प्रिकॉशन आपका होमवर्क है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में
जो हम एग्रीगेट पाते हैं उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। याद हो गई ये बात, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। याद कर लेना है ये बात, वाइवा में टीचर पूछ लिया इनकम मेथड में बताओ कौन सा एग्रीगेट मिलता है, तो कंफ्यूज हो गए, सर हर जगह तो एनपीएफसी निकालते हैं। नहीं, जो एग्रीगेट हमको मिलता है डोमेस्टिक इनकम में उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम मेथड से जो हमको एग्रीगेट मिलता है उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। वो एग्रीगेट होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? एनडीपी एट एफसी निकालने का तरीका है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। हम लोग इनकम मेथड में ये बात जानते हैं कि जो हम पीछे पढ़े हैं फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले फैक्टर इनकम मिलती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके लैंड के बदले हम सुनते हैं रेंट, लेबर के बदले वेज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। यही इनकम को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इनकम मेथड से एनडीपीएफसी मिल जाएगा। लेकिन बस यहाँ नामकरण कुछ और कर देते हैं। जो यहाँ वेजेस और सैलरीज होती हैं इनको हम यहाँ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कह देते हैं। मतलब अगर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो यानी कि वेजेस एंड सैलरीज हम ढूंढेंगे कहीं दिया होगा। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश होगा और इन काइंड भी हो सकता है। इस तरीके से हम ढूंढे, हमको जो मिला वो हम कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में मान लेंगे। अच्छा, एक और टर्म जो होता है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज की बात, अच्छा कई बार क्वेश्चन में दे देगा, याद रखिएगा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन देख के इग्नोर मार देंगे। हम एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एम्प्लॉय के नहीं। फिर समझिए, सुनते हैं ना कि पैकेज लगा है भैया, नौकरी लगी थी भैया की, पैकेज लग गया 15 लाख का, लेकिन कट पिट के आ रहा है कुछ 12 लाख 13 लाख ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये कट पिट के आ रहा है मतलब क्या? गवर्नमेंट कह रही है कि भैया अगर तुम्हारी नौकरी लग गई तो तुम्हारी नौकरी की जो सैलरी है, एम्प्लॉयर भाई सुनो, जो तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उस एम्प्लॉय का एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलेगा। तुम जो सैलरी उसको भेज रहे हो उस सैलरी में से कुछ अमाउंट काट करके प्रोविडेंट फंड में डालो, ताकि कल को जब ये इंसान रिटायर हो जाएगा, जब इसको पैसों की जरूरत पड़ेगी और इसके पास कोई काम नहीं रहेगा तो वो पैसे इसके काम आएंगे। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तौर पर पीएफ अकाउंट खुल गया उस एम्प्लॉय का। बात समझ में आ गई? तो ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। अब एम्प्लॉय की जो सैलरी 12 लाख आ रही है, 15 लाख मान लिया कि पैकेज था, कट पिट के 12 आ रही है, अब उस 12 का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कहां कर रहा है ये मैटर नहीं करता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहीं भी हो, अब तो वो उसके वेजेस में ऐड हो ही गया कि 12 लाख है। अब 12 लाख को 5 लाख एलआईसी कर दे, कुछ इधर उधर कर दे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका जो सैलरी का हिस्सा ना दे करके कहीं और कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको ऐड कर रहा है, क्योंकि वो वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में लिख लिए। मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये 100% टाइम एज इट इज ही क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं कि ये जहां पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये मेरा खुद का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे मैं कोई रेंट नहीं दे रहा हूं, मैं इस पे कोई लेबर नहीं रखा हुआ हूं, मैं खुद आता हूं, सफाई करता हूं और खुद काम करना शुरू कर देता हूं, यानी मैं किसी को वेज नहीं दे रहा हूं। अब मैं जो पैसे अर्न कर रहा हूं, इस अर्न किए हुए पैसे को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि वो रेंट वाला पैसा जो मैं खुद को दे रहा हूं वो कौन सा है, जो वेज वाला पैसा मैं खुद को दे रहा हूं वो कौन सा है। बात समझ में? तो ये मिक्स्ड इनकम है सेल्फ एम्प्लॉयड का। बात समझ में आ गई? तो इसको कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। 100% टाइम ये एज इट इज दिया रहता है, ये नहीं देगा तो ये चीजें देगा, इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे तो हमको सीओई मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है, ऑपरेटिंग सरप्लस ये दो तरह का इसमें हमको इनकम देखने को मिलता है। एक जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। जो प्रॉपर्टी से इनकम है यही होगी रेंट, इंटरेस्ट, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट और एक टर्म होता है रॉयल्टी।
यानी ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से मिलकर बनता है। एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट। यानी अगर हमको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस में पहले से इंक्लूडेड है। अगर नहीं दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस तो इन चीजों को ढूंढेंगे, रेंट को, इंटरेस्ट को, रॉयल्टी को, प्रॉफिट को, इन 1 2 3 4 को ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। अब यहां एक खेल और होता है कि हमको प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, हमको प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो 3 चीजें और देगा। ऐसे ही नोट करना है, एकदम ऐसे ही कॉपी में। प्रॉफिट भले ही आता है पहले से, फिर भी नोट करना है। प्रॉफिट अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या? जैसे ही कोई कंपनी, कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, सरकार पहुंच जाएगी ऐसे कैसे पूरा रख लोगे, रुको कुछ पैसा हमको टैक्स के रूप में दो। तो यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या होगा? कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पे हमको देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में देना होगा। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए प्रॉफिट कमाई कोई कंपनी, तो 20 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एग्जांपल है ये। इसके अलावा ये प्रॉफिट कमाई है, इस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, उनको कुछ डिविडेंड बांटेगी। डिविडेंड का मतलब क्या होगा? जो प्रॉफिट है अपने शेयर होल्डर्स में उस प्रॉफिट का हिस्सा जितना उनका शेयर होगा उसके हिसाब से डिविडेंड बांट देगी। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि 50 रुपए डिविडेंड बांट दी। अब कुछ हिस्सा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी रखेगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी रखेगी, या फिर इसी को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। कुछ पैसा वो रिटेन्ड अर्निंग्स का रखेगी। ये पैसा वो क्यों रखेगी? कल को कोई दिक्कत आ जाती है कंपनी में तो कुछ पैसा वहां पर होना चाहिए ताकि वो कंपनी को चलाए रखे, ठीक है ना। तो अगर हमको, इसको मैं ABC लिख लेता हूं, ABC। अगर हमको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, इनमें से किसी को नहीं देखेंगे, भले दिया रहे, देख लिया, अच्छा तुम हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हारे होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, रहो, मैं तुम्हें इग्नोर करता हूं, ठीक है ना। बात समझ? दिया रहे ना दिया रहे कोई मतलब नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, दोबारा ऐड नहीं करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिख लिया और ये भी ऐड कर दिया, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, बहुत बड़ा नंबर आया नेशनल इनकम का, देश का नेशनल इनकम ही हम बढ़ा दी। ये सब काम नहीं करना है फालतू। अगर ये दिया हुआ है तो इनको नहीं देखना है। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे। 1 + 2 + 3 किए, 4 नहीं दिया हुआ है तो A + B + C करेंगे, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? A + B + C किए, 4 आ जाएगा और ये 1 + 2 + 3 कर लेंगे। क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये काम मैं कर लूंगा, ठीक है ना, ये काम मैं कर लूंगा। अच्छा, अब सर एग्जाम के पेपर में सर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था, आप तो इंटरेस्ट यहां लिखे थे। जो चीज नहीं दिया है उसकी वैल्यू 0 है, हमको कुछ नहीं सोचना है उसके बारे में। क्वेश्चन गलत नहीं है, जो नहीं गिवन है वो 0 है, ये मानकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इनकम मेथड सॉल्व हो गया। मिक्स्ड इनकम तो मैंने बता दिया सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब यहां से NDPFC मिला क्योंकि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना है और नेशनल इनकम NNPFC है। NDPFC हमको ऊपर तक मिल गया। NDPFC में NFIA ऐड कर देंगे क्योंकि सब तो सेम है, बट D को हमको N बनाना है तो हम NFIA ऐड कर दिए, हमको नेशनल इनकम मिल गया। ये हो गया हमारा इनकम मेथड कंप्लीट। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड पर। लास्ट पर आते हैं जो कि है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें अभी जैसे कि मैंने 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी की बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि हाउस होल्ड खर्च करता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, फर्म खर्च करती है उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। सेम बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सारे के सारे एक्सपेंडिचर जोड़ लेते हैं, CIG और नेट एक्सपोर्ट X-M था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ही हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिख रहे थे। तो यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को ऐड कर लिए, नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर लिए, इन सबको ही जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? हमको एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेशन हमको मिल जाता है। बस टर्म यहां पर कुछ नया लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमको जो एग्रीगेट मिलता है उसको हम GDP एट मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। यानी यहां पर GDP एट मार्केट प्राइस निकालने का तरीका क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को यहां बोलते हैं प्राइवेट, लिख दें पूरा क्या? चलिए ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक, अच्छा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बोल देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट को हम बोल देते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस x माइनस एम को हम बोल देते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट अब एक एक करके समझ लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब वही कंजम्पशन है, सरकार लोग जो अपने कंजम्पशन पर खर्च कर रहे हैं, हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन पे जो खर्च कर रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वैसे आज तक 100% टाइम ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, या कह देगा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, नाम से समझ में आ गया कि किसका खर्च है, हाउस होल्ड का। लेकिन अगर ऐसा नहीं देता तो क्या दे सकता है, इसको हम लोग पर्सनल इनकम माइनस सेविंग से भी निकाल सकते हैं, पर्सनल सेविंग से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपके बुक में ही एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वहां पर इस फॉर्मूले की बात करता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस की। y मतलब इनकम हो गया, c मतलब कंजम्पशन हो गया, s मतलब सेविंग हो गया। वो कहता है कि इनकम जो होती है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग से मिलकर के बनती है। तो हो सकता है कि वो आपसे ये एक्सपेक्ट करे कि आप पर्सनल इनकम माइनस सेविंग करके कंजम्पशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो पर्सनल इनकम में से सेविंग, अच्छा ये कैसे हुआ, जिसको नहीं समझ में आया, अगर आपको मेरी इनकम निकालनी है और आप मुझसे इनकम नहीं पूछ सकते, मुझे बुरा लग जाएगा, तो आप क्या पूछेंगे, सर आप खर्च कितना करते हैं और सर आप बचाते कितना है, दोनों को जोड़ देते हैं, सर आपकी इनकम निकल जाएगी। ठीक बात है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जब हम पर्सनल इनकम में से इस सेविंग को यहां ले जाके माइनस कर देंगे तो हमको कंजम्पशन मिल जाएगा। यही बात हम यहां लिखे हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100% टाइम एज इट इज दिया होगा, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिख देगा। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है वेयर x इज ग्रेटर देन m। अब सोचिए x माइनस m लिख रहे हैं हम, x बड़ा है m छोटा है, तो जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहां पॉजिटिव का साइन है। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है कि एक्सपोर्ट दे दिया और इंपोर्ट दे दिया, तो हम x माइनस m, ये एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है, इससे हम x माइनस m करके निकाल लिया नेट एक्सपोर्ट। लेकिन कई बार क्वेश्चन में दे देता है नेट इंपोर्ट। नेट इंपोर्ट का मतलब हो गया कि वेयर x इज लेस देन m। अब अगर हम x माइनस m कर रहे हैं और m बड़ा है और x छोटा है, तो रिजल्ट माइनस हो जाएगा। तो नेट इंपोर्ट अगर दिया है तो बस फॉर्मूले में यहां प्लस की जगह क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? प्लस की जगह क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब सारा खेल इसके साथ ही है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, इसी को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह लें। टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट्स अभी हम पीछे सीखे हैं कि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से मिलकर बनता है। अभी हम सीखे हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब ही चेंज इन स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर बात है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमको थोड़ा सा समझना है यहां पर कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तीन तरीके से हो सकता है। एक, बिजनेस अपने प्लांट या मशीनरी को परचेज करने पे खर्च कर रहा है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। कंस्ट्रक्शन के लिए रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। या बिजनेस क्या कर रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मॉल्स बनवा दिया, पार्क बनवा दिया, ठीक है ना, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का ए, बी और सी, इन तीनों से मिलकर के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बन रहा है। यानी ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, और उसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या चेंज इन स्टॉक, या नेट एडिशन टू द चेंज इन स्टॉक, जैसा मैंने पीछे बताया। इनको हम ऐड कर देंगे तो हमको टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर गेम होता है, इतनी बातों के अलावा, इतनी बात तो हमको याद रखनी ही है, इन बातों के अलावा हमको क्वेश्चन में क्या कर देगा, बोल देगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस नाम को पढ़ रहे हैं हम, तो यहां लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहां लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। यानी भैया तुम केवल फिक्स्ड की बात कर रहे हो, लेकिन फिक्स्ड, केवल फिक्स्ड से तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनता नहीं है। ग्रॉस के लिए फिक्स्ड में इन्वेंट्री ऐड करना पड़ेगा, तो यहां हम इन्वेंट्री ऐड कर लेंगे, यहां हम इन्वेंट्री ऐड कर लेंगे तो हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ मिल जाएगा। क्लियर है बात? कई बार क्वेश्चन में क्या करेगा, हमको एनडीसीएफ दे देगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां नेट है और हमको ग्रॉस चाहिए, तो नेट से ग्रॉस पे जाने का तरीका है डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले लो। ठीक बात है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सब कुछ सेम है,
बस इसमें डेप्रिसिएशन नेट में ऐड कर देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा जो हमको चाहिए। यहां पर एक आखिरी मजाक यहां क्या करता है कि यहां नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कह देगा। जैसे यहां ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोला है ना, वैसे बोल देगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड दिखा तो इसमें इन्वेंट्री ऐड किए, इन्वेंट्री ऐड करते ही नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। फिक्स्ड में इन्वेंट्री जोड़े, फिक्स्ड में इन्वेंट्री जोड़े क्या बन गया? टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, अभी ये क्या बना है यहां पर? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना। अभी भी यहां नेट मौजूद है, तो नेट को भी हटाने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर यहां पर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो एक टारगेट है फिक्स को हटाना है, टोटल करना है, एक टारगेट है नेट को हटाना है, ग्रॉस करना है। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और फिक्स्ड से टोटल करने के लिए इसमें हम इन्वेंट्री ऐड करेंगे। तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री प्लस डेप्रिसिएशन, और इसका रिजल्ट हमको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमारा इन्वेस्टमेंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड है। इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लीजिए, लिख रहे हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारे तीनों मेथड्स हैं। इन तीनों मेथड्स में मैंने प्रिकॉशंस आपको नहीं बताया अभी। प्रिकॉशन मैंने आपको होमवर्क दिया है। प्रिकॉशन के अलावा मुझे जितना याद आ रहा है मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। मैं नोट्स शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, उस नोट्स को पढ़िए, इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? पहले इन चीज़ों को आप देख लीजिए। एक वीडियो और एक्स्ट्रा, मैंने 5 वीडियो की बात की थी, एक एक्स्ट्रा बनेगा, 6 वीडियोस बनेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर पाएं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 1-1.5 घंटे का वीडियो लेकर के आएंगे, इसमें खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहिए, ठीक है ना।